Yes. हो गया ना? Yes, sir. ओके सर, ठीक है। तो अगेन सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे? सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। और कुछ आज ऐसे बोल सकते हो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट एरिया था मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करके आया। कुछ बचा कुचा इम्पोर्टेंट एरिया है जिसमें कुछ जिस पे बेसिकली आज फोकस करेंगे। जैसे क्यों मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट एरिया कवर कर लिया। ऐसे देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? जैसे कि बहुत बेसिक्स पॉइंट मैंने बात किया, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में बात किया, फिर मैंने प्रैक्टिकल पे आया। और जब से मैं टीबीएम का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे जब से बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक था इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेशन एज वेल एज इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी जगह में पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस बेसिकली पैसा का जुगाड़ है ना? इन सिंपल लेमैन की भाषा में बोला जाए, फाइनेंस इज व्हाट? फाइनेंस इज कहीं से पैसा जुगाड़ करो भाई, और ऐसे जगह में पैसा को फ्लो करो, पैसा को मोबिलाइज करो, ताकि आपको एक रीजनेबल रिटर्न मिल पाए आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। रीजनेबल ही होगा, कुछ भी ऐसा अनाप शनाप जो सोचते हैं ऐसा तो अलग बात है। मतलब कोई बोलते हैं ना 2 दिन में पैसा डबल, 5 दिन में, 2 महीने में पैसा डबल, ये सब अलग बात है सर। वो डबल वक्त खेल जो है वो शेयर मार्केट में हो सकता है या फिर फ्यूचर ऑप्शंस में हो सकता है, लेकिन उसका काफ़ी नॉलेज भी चाहिए आपको, रिस्क फैक्टर भी बहुत होता है। दैट्स अ फुल्ली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं अब पूरा का पूरा उस पॉइंट में भी बात नहीं करना चाहता। ये सिंपल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को पहले समझना चाहिए लोगों को। ये समझना चाहिए सर सबको कि पैसा जुगाड़ करो और उसको एक ऐसे जगह में चैनलाइज करो ताकि आपको एक प्रॉपर रिटर्न दो। चाहे आप उसको बिजनेस पर्पस में यूज कर रहे हो या फिर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत सारा एरिया कवर करना पड़ता है रियल लाइफ में। एक आम तौर के लाइफ में, एक आम जिंदगी में अगर देखा जाए, जैसे जो थोड़ा सा मैच्योर होते हैं, थोड़ा ओल्ड एज हो जाते हैं, उनको अपना पर्सनल फाइनेंस को देखना पड़ता है। जैसे ओल्ड एज इंसान को क्या करना पड़ता है? अपना पैसा, जैसे कि मानो आप लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर कंपाउंडिंग देखा, डिस्काउंटिंग देखा, हम लोग एनुइटी पढ़ रहे थे सर, हाँ, इतना दिन से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी, और उसमें कुछ हायर लेवल डिस्कशन इंटरेस्ट का इस्तेमाल। हाँ सर, इंटरेस्ट का यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने इंटरेस्ट का यूज सीखा सर। ठीक है, कि पूरा साल का अगर पर एनम बोल दिया जाए और उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को अगर किस हिसाब से उस इंटरेस्ट का चार्ज का बात है, तो वेरी वाइटल पॉइंट। अगर मंथली इंटरेस्ट है तो उसका एक कॉन्सेप्ट अलग, अगर क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, तो ये सब बहुत थीन थीन लाइन है सर जो आपको क्वेश्चन करने के टाइम पे समझना होगा। मैंने एक हायर लेवल डिस्कशन के थ्रू से आपको बताया कि कैसे आप इंटरेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लास्ट वीक में मैंने पूरा सॉल्व कराया था आप लोगों को। सो पॉइंट इज दैट कंपाउंडिंग करना, डिस्काउंटिंग समझना, सिंपल इंटरेस्ट समझना, उसके साथ साथ प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी को समझना, है ना सर? प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी जो इतना दिन से मैं बात कर रहा था, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी, एन्युइटी ड्यू मतलब रेगुलर एन्युइटी। ठीक है, तो ये सब मैंने आपके साथ कुछ दिनों से बात किए। अब आगे आज क्या करेंगे सर? आज मैं आपके साथ बात करूंगा फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी पे। ठीक है, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, कि आपका कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपका एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फैमिली पर्सन के हिसाब से हो सकता है, या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी आप इसको सोच सकते हो। डिफरेंट पर्पस में हो सकता है, जिसमें आप आज कुछ ना कुछ पैसा एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स में जमा करते जाओगे और आपको एक सर्टेन टाइम के बाद एक अमाउंट मिलेगा। ठीक है, जो आपकी एक पूंजी बनेगा। तो ये कैसे बना जाता है और इसके पीछे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या काम है, किस तरह से इसको यूज करते हैं, रियल लाइफ एरिया के साथ मैं आपको बात करना चाहता हूँ, वो करूंगा। फिर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग और एरिया है सर, जैसे परपेचुइटी का एरिया है, जिसमें शेयर का वैल्यू कैलकुलेशन। ऐसे शेयर कैलकुलेशन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, शेयर का जो प्राइस है उसको वैल्यू करने का बहुत सारा पॉइंट है रियल में। लेकिन वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज जिसमें परपेचुअल कॉन्सेप्ट होता है, परपेचुअल डिविडेंड मिलता है कंपनी की तरफ से। एवरी ईयर कंपनी आपको डिविडेंड देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। अगर इस तरह का कॉन्सेप्चुअल कुछ शेयर है मार्केट में,
तो उसका क्या प्राइस होना चाहिए आप उसको डिटरमाइन कर सकते हो। उसको भी ये आज के टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे मैं आपको बताऊंगा। ऐसे इसको ये बात मत समझना सर कि मैं आपको शेयर वैल्यूएशन करना पूरा सिखा रहा हूँ। शेयर वैल्यूएशन करने का टेक्निक तो नॉर्मली जैसे फाइनल लेवल में सीखते हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस क्लास में सीखते हैं, मतलब उसमें पूरा एरिया डिस्कस करना पड़ता है, वहाँ पर जगह है सर, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। जैसे कि आपको मैं बोला कि परपेचुअल ग्रोथ या परपिचुइटी जो है सर, कंपनी आपको डिविडेंड एक रेगुलर बेसिस में देगा, तो फिर वहां से भी आप कंपनी का शेयर का ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही सब कुछ इंटरेस्टिंग एरिया को लेके आज का क्लास है सर, ठीक है। समझ में तो आ रहा है सर? बोलो, समझ में आ रहा है ना सर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। बस, थैंक यू। गुड इवनिंग नंदिनी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, तो चलो फिर आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। वो मैंने कहाँ, एक सेकेंड। अच्छा, स्क्रीन शेयर है कि नहीं एक बार मुझे बताइएगा। हाँ सर। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो चलो सर पेन कॉपी रेडी कर लो, क्योंकि आप लोगों को पता है क्वेश्चन करते करते आगे बढ़ना है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये सीखेंगे सर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ये हमें सीखना है सर। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी सीखने के लिए, एक सेकेंड, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी सीखने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का रियल लाइफ कुछ एरिया बताऊंगा। अनिमेश, गुड इवनिंग अनिमेश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का कुछ रियल लाइफ सिनेरियो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में या प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ऐसे सिंपल मतलब तो यही होता है कि आप रेगुलर बेसिस में एक पैसा जमा करते जाते हो और एक सर्टेन टाइम के बाद आप पैसा को मैच्योर करते हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। सर आप लोग आरडी के बारे में सुने हो सर? रिकरिंग डिपॉजिट तथा, नंदिनी बोल, रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में करते हैं लोग, है सर। है ना? सो वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट। लोग आरडी करते हैं। जैसे ये एसबीआई का रिकरिंग डिपॉजिट का एक कैलकुलेटर ग्रो ऐप से मिला, तो चलो आपको वहीं से दिखाते हैं। तो ये कैलकुलेटर से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर तो सॉफ्टवेयर है आपको कैलकुलेट करके दे देता है। लेकिन एज ए फाइनेंशियल सीकर्स आप लोग कौन हो? आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीकर्स हो, मतलब आप सच्चाई ढूंढ रहे हो फाइनेंस कैसे बनता है, तो आपको तो इसका मैकेनिज्म समझना होगा ना, क्योंकि आप लोग को यहाँ बंदा नहीं हो सर, आप चार्टर्ड हो, आप सीए में हो, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरीज हो, एमबीए फाइनेंस हो, तो आप एक फाइनेंस का नॉलेज होल्डर बन रहे हो, तो फिर आपको तो इसका मैकेनिज्म समझना होगा। कैलकुलेटर सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट है, बट इसको भी समझने के लिए अंदर में कुछ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर अगर गलत बोलेगा कहीं पर तो आप भी गलत समझ जाओगे। तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर देखें तो ये देखो एक आरडी कैलकुलेटर है, इसमें आप एक मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 50,000 करके, ठीक है। होगा जिसके पास है 50,000 मंथली सेविंग्स है तो इन्वेस्ट करेगा आरडी में, क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप 50,000 एवरी, इसको कम भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। 50,000 मंथली इन्वेस्टमेंट है आपका, आपका रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट है 6.5% पर एनम, आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो 50,000 3 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है, मंथली इन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो आपका ऑलमोस्ट 18 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, और एस्टिमेटेड रिटर्न बता रहा है 6.5% के हिसाब से 1,91,214, मतलब कुल मिला के ऑलमोस्ट 2 लाख के 1,90,091 के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है। और आपका 18 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो 19,91,214, मतलब 214, ये कुल मिला के 3 साल में आपका 18 लाख का वैल्यूएशन आता है। एक सिंपल आरडी है सर, बड़ा ही सिंपल रिजनेबल रिटर्न है, मतलब जोर से जोर आप इन्फ्लेशन के साथ हो, ठीक है। इन्फ्लेशन बीट करोगे क्या? 6.5% रिटर्न के साथ क्या हम इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं? प्लीज टेल मी, इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं क्या? एवरेज इन्फ्लेशन हमारे देश में ऐसा ही चलता है, 5.5, 6, 6.5, हाँ यही हमारे देश का इन्फ्लेशन है, इंडिया का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6.5% के
हिसाब से एक्चुअली आपने पैसा कुछ ग्रोथ नहीं किया, बट कम से कम घर में रखते तो पैसा क्या होता, अगर घर पे रखते तो पैसा का वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाता, वैल्यू डिटेरिएट हो जाता। बट कम से कम 6.5% ग्रोथ के साथ आपका जो पैसा है 18 लाख जो है वो कम से कम टाइम के साथ तो रहा होगा। हाँ, टाइम के साथ तो एट पार हुआ होगा, टाइम वैल्यू के साथ एट पार हो गया होगा। लॉस भी नहीं है, लाभ भी नहीं है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आरडी वगैरह करके आपका पैसा बढ़ता नहीं है, बस हाँ आपको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है, इन सिंपल। ठीक है, मैं आपको अभी शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट अभी हमारा विचार करने का विषय है नहीं। ठीक है सर, वहां पर ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, सर आप समझो, ठीक है, आप मैटर को देखो। तो ऐसा और भी एरिया है, जैसे ये सब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ बोलो तो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अलग अलग लेवल का फ्यूचर वैल्यू रियल में जरूरत होता है। ठीक है, जब जब कोई आरडी करता है तब उसको चाहिए, बड़ा सिंपल बात है, बट बहुत जरूरी बात। अगर आप एसआईपी करते हो, एसआईपी मतलब जो लोग स्टॉक मार्केट एसआईपी भी करते हैं, म्यूचुअल फंड में बड़ा पॉपुलर है ये चीज। जो लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको एसआईपी करने का मौका मिलता है। ठीक है, आप लमसम भी कर सकते हो, बट मैं एसआईपी में जा रहा हूँ। ठीक है, लमसम पे अभी नहीं, हम लोग एसआईपी करेंगे। मानो कि आपका मंथली इन्वेस्टमेंट है 25,000, ठीक है, और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%। म्यूचुअल फंड में ये स्टैंडर्ड रिटर्न है सर, म्यूचुअल फंड में ये स्टैंडर्ड रिटर्न है 10-12%, मतलब डबल, बैंक से डबल तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। बैंक अगर 6-6.5% दे रहा है, म्यूचुअल फंड में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो 12% इज स्टैंडर्ड। सर कोई कोई फंड ऐसा भी है, म्यूचुअल फंड क्लास में देखते हैं हम लोग सैटरडे क्लास में, ठीक है, 15%, 20%, इवन 25% तक का भी रिटर्न जनरेट करके देता है। ठीक है सर, अभी वो सब बातों में नहीं पड़ते, बट एक स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग अगर 25,000 करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैलकुलेट करके बताया जा रहा है कि अगर टाइम पीरियड 10 साल का है तो ये देखा जा सकता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 30 लाख का है, और एस्टिमेटेड रिटर्न 28 लाख, सॉरी हाँ, 28,08,477 का है। तो कुल मिला के 30 लाख का वैल्यू 10 साल में, 30 लाख का वैल्यू 10 साल में ऑलमोस्ट 58,8,477 के पास होता है। ठीक है सर, कैसे हो रहा है ये सब? सर ये तो सॉफ्टवेयर कर रहा है, मैं आपको आगे आगे कैलकुलेशन सिखाऊंगा ना, तो आपको सीखने को मिल जाएगा कि किस तरह से ये मैच्योरिटी होता है, कंपाउंडिंग होता है, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर के साथ अपना जो भी है, ये सब कैलकुलेटर के साथ भी आप अपना अपने आप को समझ सकते हो कि क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो ऐसा बहुत सारा है, जैसे कि और एक मुझे ये एक आपको दिखाना है, वेरी इंटरेस्टिंग, पीपीएफ का भी कैलकुलेटर है। सुकन्या समृद्धि नाम सुने हो सर? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2015 में एक प्लान आया था, जानते हो आप लोग इसके बारे में? सुकन्या समृद्धि योजना, हाँ, स्पेशली फैमिली पर्सन के लिए है, और फैमिली पर्सन में जिनका बेटी है सर। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भारत में वोमेन एम्पावरमेंट के लिए या फिर लड़कियों के डेवलपमेंट के लिए ये प्लान लाया गया था सर। बहुत ज़रूरी प्लान है, बिकॉज भारत में सर आम तौर पे हम लोगों को नहीं समझ आएगा सबको, जो लोग थोड़ा सा एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर भारत में ऐसा फैमिली आज भी बहुत है जहाँ पर लड़कियों को वो सम्मान नहीं दिया जाता। बेसिकली गर्ल्स पिछड़ा है सर। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक नारा भी लगाया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, नॉट जस्ट इन नॉर्थ इंडिया, बहुत लोगों को गलत फहमी है कि नॉर्थ इंडिया में ही है, मेरे नज़र में या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं बंगाल के अंदर भी देखा सर। ठीक है, साउथ में लड़कियों का कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा, कंपेरेटिवली भारत के अंदर अगर देखा जाए तो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गर्ल्स का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्ट मतलब माँ बाप लड़का से ज्यादा लड़की को प्यार करते हैं, मतलब प्यार मतलब रेस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं कि भाई लड़कियों को सबसे, और ये हर कंट्री का बात है सर, जो भी कंट्री अपने लड़कियों को ज्यादा रेस्पेक्ट देगा, जरूर मतलब जितना ज्यादा क्या होता है, माँ मतलब लड़की माँ का रूप होते हैं, माँ को माँ के जैसा देना चाहिए रेस्पेक्ट, और जो कंट्री अपने लड़कियों को रेस्पेक्ट देते देगा वो स्टेट डेवलप करेगा। अगर आप केरल को देखते हो, अगर आप तमिलनाडु को देखते हो, अगर आप कर्नाटका, इवन आंध्र प्रदेश ऑल्सो, ठीक है, साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया भारत में, ठीक है, ऐसे वो लोग ऐसे बताते हैं कि घर में लक्ष्मी आयो, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, तो लड़कियों के लिए इवन मेल फीमेल रेशियो में भी इनका फीमेल रेशियो ज्यादा है पॉपुलेशन में। ठीक है, जैसे अगर भारत का कुछ ये पार्ट है, ठीक है, ये भी एक एरिया है जहाँ पर स्पेशली बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है लड़कियों का कॉन्सेप्ट, थोड़ा बेसिकली इलिटरेसी। ठीक है, मेन पार्ट यही है, ऐसा बात नहीं है कि ये एरिया हमेशा ऐसा था, कुछ गलत फहमियां घुस गया है। ठीक है, यहाँ पर तो सर भारत में नॉर्दर्न पार्ट में झांसी रानी लक्ष्मीबाई भी इसी एरिया से बिलोंग करता है, झांसी से। ठीक है,
तो वहां पर भी लड़कियों को बहुत सम्मान था, बट पता नहीं समय के साथ क्या हुआ है, इलिटरेसी का ही कारण होगा कि इस तरह से लड़कियों को पिछड़ा करने का एक जो कॉन्सेप्ट चालू हो गया। ईस्ट इंडिया में भी बहुत अच्छा नहीं है बट बहुत खराब भी नहीं है। तो भारत सरकार का प्लान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए गवर्नमेंट ने एक योजना भी बनाया, एक बेसिकली फ्यूचर वैल्यू के तरह ही एक योजना है, ठीक है। योजना जो है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप किसी को बता सकते हो जिनके घर में फैमिली में बेटी है, वो इस तरह का प्लान को यूज कर सकते हैं और फ्यूचर वैल्यू बना के अपने बेटी का फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस है, आपको मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा आइडिया के लिए। रेट चल रहा है सुकन्या का 7.6%। मानो कि आप ईयरली 10,000 टाका अपने बेटी के नाम पे, जिसका फैमिली है सर, फैमिली वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, किसी के घर में बेटी है, 10,000 का अगर आप इन्वेस्ट करोगे अपने बेटी के लिए, आजकल सर इंश्योरेंस प्लान वगैरह भी आ गया है, ठीक है, लेकिन ये सरकार का है। गर्ल्स का एज 5 साल का है, 10 साल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। गर्ल्स का एज 10 के अंदर होना चाहिए। आपको जब सुकन्या समृद्धि का प्लान लेना चाहिए तो आपको 10 साल के अंदर बच्चे का एज होना चाहिए सर, ठीक है। बच्ची का जो एज है वो 10 साल के अंदर होना चाहिए। आप मानो कि 2021 में अपने बच्ची का बेटी का जो प्लान चालू किया, अगर आप 1.5 लाख एनुअली इन्वेस्टमेंट करते हो 10,000 करके 5 साल में, ठीक है, तो 1.5 लाख अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका बन जाता है ऑलमोस्ट 2,74,344। मैच्योर होगा आपका 2042 में, आपका मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 2042 मतलब 21, जब बेटी का एज कितना हो जाएगा सर 21 साल, ठीक है, 21 ईयर्स, मतलब बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी जाने लायक बन जाएगा, ठीक है, या कोई प्रोफेशनल डिग्री लेने लायक बन जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, एडुकेशन का खर्चा बहुत होता है, कॉलेज तक का एडुकेशन उतना महंगा नहीं है, ठीक है। कॉलेज के बाद जैसे ही आप कुछ स्पेशलाइज्ड करना चाहते हो तो आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो इन दैट टाइम अगर आपके पास एक अमाउंट होता है ना बेटी के पास, तो फिर वो बच्चे बहुत कुछ कर सकता है तब, और वो बच्ची नहीं रहती है तब, वो गर्ल्स से औरत भी बन जाते हैं, वुमेन्स की तरफ बढ़ जाते हैं, और उस एरिया में अपने पैरों में खड़े होने के लिए, अपना स्किल को दिखाने के लिए बहुत मेहनती होते हैं गर्ल्स भी। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लान बनाया जाए और पेरेंट्स को भी इनकरेज किया जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब प्लान, इसलिए नहीं कि इसमें बेटी को कमजोर दिखाया जा रहा है, नहीं सर, बहुत लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं कि क्या बेटी पढ़ाओ बेटा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कोई लोग कोई तो ऐसा भी बोला बेटा को पढ़ाओ बेटा को बचाओ, वो अलग कॉन्सेप्ट में बोला, वो अलग कॉन्सेप्ट में बोला, क्योंकि वो जैसे लड़का लोग गलत काम करते हैं ना, इसीलिए बोलता है बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ, मतलब बेटा को पढ़ाओ बेसिकली, बेटी तो ऐसे ही पढ़ेंगे। लेकिन नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। समाज इतना क्लियर कट नहीं है जितना कुछ लोग अपने अपने ओपिनियन दे देता है, ठीक है, लेकिन बात ओपिनियन का है नहीं, रियल अगर हार्डकोर एरिया में जाएगा ना, ये मुंबई कोलकाता से समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपको हार्डकोर एरिया में जाना होगा, गांव गांव में जाना होगा, देखना होगा कि लड़कियों के अंदर क्या खूबियां हैं, और वो खूबी सामने नहीं आता बिकॉज वो कुछ मेंटल कंस्ट्रेंट्स है हमारे सोसाइटी में आज भी है, पहले से काफी बेहतर हुआ है बट अभी भी बहुत जगह बाकी है सर, ठीक है। तो लड़कियों में उतना ही दम है सर जितना लड़कों में भी है, ठीक है। और सबसे बड़ा बात, मैं तो पर्सनली मानता हूँ कि लड़का का जन्म तो लड़की से ही होता है ना, हर माँ एक लड़की होते हैं, तो फिर दमदार तो वो लोग हमेशा ही है, वो कभी भी दुर्बल नहीं है, कभी भी नहीं। तो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि दीज आर दी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, जो थोड़ा मैं सामाजिक बात में बात कर लिया, बट आई होप कि आप समझ रहे हो कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का रियल लाइफ इस्तेमाल या रियल लाइफ यूज बहुत जगह में करने को मौका मिलेगा आपको। सर बोलो, समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा आइडिया के लिए बोला, म्यूचुअल फंड, रिकरिंग डिपॉजिट, इवन इन सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारे और भी हैं, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। बोलो सर, अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ जियाउल, नील, बोलो सर। हाँ सर। ओके सर, यस चलो सर। फिर, तो फिर चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं और मैटर को और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल, इफ यू डिपॉजिट 500, सिंपल एग्जाम्पल यूज करेंगे सर, इफ यू डिपॉजिट 500 at the end of each year, if you deposit 500 at the end of each year for 5 year, for 5 year,
what will be the accumulated amount at the end of 5 years if interest rate at the rate 12% per annum। क्वेश्चन लिख लिया सर? पहले जो क्वेश्चन हम लोग करते थे एन्युटी के अंदर, इससे पहले वाला जो क्लासेस में, उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। हाँ सर, उसमें हम लोग का फोकस होता था कि इतना इतना करके मिलेगा तो आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एवरी मंथ एवरी ईयर अगर किसी को 500 500 5000 1000 करके विड्रॉल करना है, ठीक है, विड्रॉल करना है तो आज कितना जमा करना होगा, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। जैसे मानो यहाँ पर ही देखो, अगर किसी को विड्रॉल करना है, ये देखो ये SWP है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, मतलब ये भी एक तरह का प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट में होता है, ठीक है। इसमें ये वैल्यू बाद में निकाला जाता है, ठीक है, ये लैटर पार्ट में आता है SWP, ठीक है। जैसे SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, SWP क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है। इसमें आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आप कितना विड्रॉल करना चाहते हो, ये पहले बजट बना लो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एवरी मंथ 10,000 करके विड्रॉल करना चाहता हूँ और एक्सपेक्टेड रिटर्न है मेरा 8% का, टाइम पीरियड है मेरा 5 साल का, तो फिर आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर हिसाब करके देखा गया था कि आपको आज 5 लाख इन्वेस्ट करना होगा, कैलकुलेटर बता रहा है। ये सब मैंने सिखा के आया सर, हाँ ना? क्या सर बोलो, ये मैं सिखा के आया कि नहीं आया? ये सब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी एन्युटी के अंदर बात करके आया कि आपको पैसा विड्रॉल करना है, ठीक है, एवरी मंथ एवरी ईयर अलग अलग पीरियड के हिसाब से। आपने देखा कि किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी काम करता है, वो भी अलग अलग टाइप ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मैंने आपको दिखाया सर, ठीक है। लेकिन ये विड्रॉल नहीं करना है, ये आपको जमा करते जाना है और फ्यूचर में आपका क्या एक्यूमुलेशन हो रहा है ये बताना है आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत टफ तो बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा समझना है। तो क्यों ना एक माइंड मैप बना लिया जाए, मतलब बेसिकली वैल्यूएशन मैप, इसमें आपको समझ में और थोड़ा आ जाएगा। 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है सर। तो टोटल 5 साल का बात है। अब ये 5 इयर्स में आपको क्या करना है सर? कुछ नहीं, आपको 5 इयर्स में एवरी ईयर 500 500। एन्युटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सर? एन्युटी में हमेशा आप इक्वल पीरियडिकल अमाउंट जमा करते जाओगे, ये एन्युटी का स्पेशलिटी है, इक्वल पीरियडिकल अमाउंट, ठीक है, ये एन्युटी का स्पेशलिटी। हाँ, वो पीरियडिकल अमाउंट बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ने के बाद फिर से वो आपका इक्वल में ही चलेगा, ठीक है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं होता एन्युटी में। तो 500 500 500 1000 1000 1000 जो भी आपका प्लान है, तो 500 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर करके आप जमा करते जाओगे, ठीक है। इवन 5th ईयर के एंड पे भी आपने 500 जमा किया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बस यहाँ पर ये सवाल का जवाब ढूंढना है कि ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी आपको बता देता है। इंटरेस्ट रेट कितना था हम लोग का? 12%। चलो 12%। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज कि आज कितना, मतलब सॉरी, फ्यूचर में कितना मिलेगा आपको। तो चलो देखते हैं फ्यूचर में कितना मिलता है। सर ये 500 तो आपको एंड में दे रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पर इसका एरो बना लो, यहाँ पर एक एरो बन जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला, इसका एक एरो बन जाएगा, इसका एक एरो बन जाएगा और इसका भी एक एरो बन जाएगा। अगर आप थोड़ा ख्याल करोगे तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है सर कि 500 जब मैं एक साल बाद जमा कर रहा हूँ, ये 1 ईयर के एंड पे, तो मेरा ये 500 12% रेट में कितना दिन मार्केट में चल रहा है सर? एक साल के एंड पे दे रहे हैं तो 2 3 4 5 4 साल तो मार्केट में चल ही रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। ये जो 500 है, समझ में आ रहा है ना? ये जो 500 है, ये 500 आपका मार्केट में सबसे ज्यादा दिन मार्केट में खेलने का मौका मिल रहा है इसको। सेकेंड ईयर के एंड पे आप जो पैसा डाल रहे हो, ये जो 500 है, ये उसके बाद 3 साल तक मार्केट में रहने का इसको मौका मिलता है। 3 साल के एंड पे जो 500 आप जमा कर रहे हो, इसको 2 साल मार्केट में रहने का मौका मिलता है। 4 साल के एंड पे जो 500 टका आप जमा करते हो, वो 1 साल मार्केट में खेलने का मौका मिलता है। और लास्ट में जो 500 जमा कर रहे हो, उसको खेलने का मौका नहीं मिलता, विद जमा करोगे और विदड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरी ईयर के एंड पे है या एवरी मंथ के एंड पे है, जो भी एज पर क्वेश्चन, ठीक है सर। तो
अब सवाल ये है सर इसको कैलकुलेट कैसे करना है। सर कैलकुलेट करना बड़ा आसान बात है। हाँ, ये 500 जो है आपका, ये 500 तो आप एंड में कर रहे हो, तो इसका तो कोई रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या ये 500 में कोई रिटर्न मिलेगा जो ईयर एंड 5th ईयर के एंड पे जो दे रहे हो? बिकॉज, हाँ बोलो। नहीं मिलेगा। है ना, 5 साल का तो पीरियड है। सैमसंग दे रहा है, हाँ बोलो। वो तो सैमसंग दे रहा है, उसमें तो कोई गड़बड़ हाँ आई नहीं। हाँ, बिकॉज वो तो कुछ ईयर पे मार्केट में वो चला ही नहीं है ना। मार्केट में चलेगा तब ना, मार्केट में चलेगा तब ना मार्केट रिटर्न देगा। तो मार्केट में ना तो बैंक उसको यूज कर पाया, यूटिलाइज नहीं हुआ, तो बैंक हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, ठीक है, जो भी मार्केट में यूटिलाइज नहीं कर पाया तो क्यों रिटर्न देगा। ये जो 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहा है 500 का, जो 4th ईयर के एंड पे आपने जमा किया, ये इस पे तो मिलेगा। तो इस पे आपको कितना मिल जाएगा सर? 500 इंटू 1.12। 1.12 क्यों सर? 12% रेट है, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 ना, तो 0.12। और 1 किस लिए? प्रिंसिपल के लिए। तो 1.12 किस लिए किया, समझ में आ गया होगा आपको। तो कैलकुलेट करो। सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आपने दिया था, इसके पीछे आपको 500 इंटू 1.12 होल टू दी पावर 2, क्योंकि ये जो पैसा आपने डाला था सेकेंड ईयर के एंड पे, ये मार्केट में 3 साल खेलने का मौका मिला इसको, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये वाला 500 2 साल में रहा ना, आई एम सॉरी 500 लास्ट में जो मिल रहा है इसका तो कुछ नहीं है, बट ये पैसा जो है ये मार्केट में, ये 500 कुछ नहीं है, बट ये 500 1 साल, हाँ ये वाला 500 2 साल, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला 500 जो है 1.12 करके, मतलब 1 टका 12% का मतलब क्या है? इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी देन यू विल गेट बैक 0.12 पैसा, है ना। 1 टका डालने से 1 टका 12 पैसा, तो इसीलिए 1 टका 12 पैसा आ रहा है सर, और क्या, और कुछ नहीं। तो 500, फिर 1.12, फिर आपका 1.12 होल स्क्वायर, 1.12 होल क्यूब, एंड 500 इंटू 1.12 होल टू द पावर 4। सबसे ज्यादा 4 साल के लिए मार्केट में पैसा को इन्वेस्ट होने का मौका मिल रहा है। तो आपको बताना होगा सर थोड़ा कैलकुलेट करके, मेहनत करके, कि कितना हो रहा है आपका। ये वाला 500 तो 500 ही रह जाएगा, बट बाकी 4 कितना हो रहा है, कोई मुझे बताए। 516। हाँ सर, 516, 516 या 60? 60 सर। 60, 560 सेकेंड ईयर के एंड पे। सेकेंड ईयर का एंड का जो है सर उसका कितना? 620.2। 627.2, वेरी गुड सर। थर्ड ईयर के एंड का जो है उसका कैलकुलेट कैसे करोगे सर? बड़ा सिंपल तरीका है, 1.12 करना, ठीक है, 1.12 करके इंटू देना, ठीक है। 1.12 का मतलब समझ में आ गया ना, 1 टका डालने से 1 टका 12 पैसा, ठीक है। तो 0.12 इज फॉर इंटरेस्ट एंड 1 इज फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका है। 1.12 इसको एक बार इंटू करके कैलकुलेटर में जैसे ही आपने डाला, 2 फैक्टर हो गया, क्योंकि इंटू दबाने से इंटू काउंट होता है, और फिर इक्वल दिया तो 2 बार हुआ, और जैसे ही आप और एक बार दोगे तो 3 बार हो जाएगा, और फिर उसके साथ इंटू कर देना 500 को। कितना आ गया सर? 702 आया। 702.46 है ना सर। सिमिलरली ये वाला भी काउंट करो सर, सर बार ये बार वाला लिखने का। 786.75। 786.75, ओके 75। 75, ठीक है। बड़ा सिंपल है, मतलब जिनको ऐसा लग रहा है ना बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर में बहुत इजीली हो जाएगा। 1.12 इंटू 1.12, फिर इसका निकालोगे, फिर उसको लिख के रखोगे, ऐसा करने का जरूरत नहीं है ना नंदिनी? नंदिनी को दिक्कत होता था स्टार्टिंग में, इसलिए नंदिनी को बोल रहा हूँ। क्या करेगा कैलकुलेटर में? 1.12 करेगा, इंटू को क्लिक करेगा, जैसे ही इंटू क्लिक किया इंटू काउंट होता है कैलकुलेटर में। कॉमर्शियल कैलकुलेटर यूज करना है सर, हम लोग कॉमर्स वाले हैं, हम लोगों को साइंटिफिक यूज करने का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। क्यों? बिकॉज साइंस वाले का बहुत और भी कैलकुलेशंस होते हैं साइंटिफिक में, थीटा वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है। हम लोगों को ये सब का दिमाग लगाना नहीं है, हम लोग फाइनेंशियल सोच रखते हैं, और हमारा कैलकुलेटिंग माइंड बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को साइंटिफिक नहीं, नॉर्मल कैलकुलेटर को यूज करना है। तो 1.12 जैसे इंटू कर दिया, जैसे इंटू कर दिया, फिर एक काउंट हो गया, 2 3 4, मतलब जितना पावर में है
उतना बार आपका काउंटिंग होना चाहिए, फिर इंटू कर देना किसके साथ, जो आपका वैल्यू है 500 के साथ, 786.75, ठीक है, जो जियाउल ने भी बताया। तो जियाउल देख क्या हुआ खेल, 786.75। तो जैसे ही अपना ये सब आ गया तो सबको टोटल करके मुझे बताइएगा कितना हो रहा है। टोटल करके मुझे प्लीज बताओ कितना हो रहा है। 500, 560, 627.2, 2676.41 267 267 2676 2676 सबका ही आ रहा है। 2676.41 मैच नहीं किया सर। सर ये 500 ऐड किए कि नहीं किए? हाँ सर 3176.41 हाँ सर अब मैच किया। 3176.41 थैंक यू सर, 3176.41। इसको भी तो ऐड करोगे रे बाबा, आपके मैच्योरिटी वैल्यू में कि ये 500 आउट हो जाएगा। अरे भले ये मार्केट में चला नहीं, मतलब मार्केट में इसका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, मार्केट में इसको इंटरेस्ट नहीं मिला, तो लेकिन आपके मैच्योरिटी वैल्यू मतलब पीरियड जो है आपका 5 साल का पीरियड है, आपको 5 ईयर पीरियड में ये पैसा भी तो मिलेगा, ये 500 भी तो आपको मिलेगा, तो फिर इसको भी तो काउंट में लेना है, भले ही इंटरेस्ट ना मिले, ठीक है। तो फिर 500, 560, 627.2, 702.46, 786.75 ओवरऑल आपका हो गया 3176.41। तो ये आपका क्या बन जाएगा सर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। सर ये तो सिंपल तरीका से आपने बेसिकली लंबा तरीका से, सिंपल भी बोल सकते हैं लंबा भी बोल सकते हैं, 4-5 साल का टाइम पीरियड था, आपने निकाल लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन सर अगर ये 5 की जगह 20 बार होता, मतलब 20 ईयर्स होता, तो फिर आप क्या ऐसे लाइन लगा देते? क्या कुछ और तरीका है, सिंप्लीफाइड तरीका है सर इसको कैलकुलेट करने का? सर बिल्कुल तरीका है सिंप्लीफाइड, बट इस बार हमें थोड़ा सा স্যার 12% দিয়ে পার্সেন্টেজ করে প্লাস ইকুয়ালস টু দিলেও তো পরপর চলে আসছে। हाँ आ जाएगा, मतलब ये सब वैल्यू ना प्लस इक्वल्स टू देने से भी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन ये 5 साल के लिए किया आपने, ठीक है, ये आपने 5 ईयर्स के लिए किया। अगर ये 20 ईयर्स के लिए करते तो, 30 ईयर्स के लिए करते तो फिर क्या ऐसे लंबा लाइन लगाते जाते? ये तो मैं बस दिखाया आपको समझाने के लिए कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको इस तरह का ही कॉन्सेप्ट है ना, फ्यूचर वैल्यू है आपका, ठीक है, तो आपको फ्यूचर में कितना करके मिलेगा, तो ये इसका आइडिया है। लेकिन इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या आप इतना लंबा खींचते जाओगे, तो इसके लिए कोई सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है सर, ठीक है। तो इस बार हम लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला का हेल्प लेना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला का मतलब ये नहीं कि वो फॉर्मूला को आप रट के रखो, ठीक है, उसको आप समझ सकते हो, बड़ा इजीली समझ सकते हो, समझ के आप उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी सिंप्लीफाइड वे से कर सकते हो आप। देखो भाई छोटा मोटा ईयर का बात है, आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा बट हो जाएगा। बट 20 साल 30 साल फिर मतलब एक 2 नंबर एग्जाम सिचुएशंस में ये सब क्वेश्चन में 1 मार्क्स 2 मार्क्स रहता है, ठीक है। अब 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए इतना समय थोड़ी ना दे पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए इतना समय तो देना पॉसिबल नहीं है। तो फिर इन दैट केस आपको फटाफट करने के लिए फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। तो किस तरह से फॉर्मूला को करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का, वो आगे देखो सर। हाउएवर लिखिए सर, however we will do it directly with the help of formula। हम लोग इसको डायरेक्टली फॉर्मूला के हेल्प से करेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे हैं सर, फॉर्मूला इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, अमाउंट बाई इंटरेस्ट कर दो इनटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 कर दो, ठीक है। a डिवाइडेड बाई आई 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1, ये 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1, ये 1 प्लस आई टू द पावर n, ये तो आप लोग कंपाउंडिंग में भी देखा है ना, ये आप लोगों ने कंपाउंडिंग में भी देखा। तो यहाँ पर इसको बड़ा इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब मुझे प्लीज बताओ, ये जो हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड तरीके से करो बस फॉर्मूला इस्तेमाल करके।
If you deposit 500 at the end of each year for 5 year, what will be the accumulated amount at the end of 5 year if interest rate is 12% per annum? तो फिर ये फॉर्मूला किस तरह से प्रोग्राम करना है, ठीक है, तो किस तरह से प्रोग्राम करेगा आप ही बता दो, ठीक है। तो इसका चल पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं, अमाउंट क्या है यहाँ पर, प्लीज टेल मी, अमाउंट कितना है सर? 500 है, थैंक यू सर। इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। तो 12% को हम लोग लिखेंगे 0.12, है ना, 12 डिवाइडेड बाई 100 करके फ्रैक्शन में लिख देंगे, ठीक है, तो सुविधा होता है। अच्छा 1 प्लस आई कितना है 0.12, 1 प्लस आई 0.12 मतलब 12% सर, 12% को जैसे फ्रैक्शन कर देते हैं 12/100 कर देते हैं 0.12 टू दी पावर n, कितना सालों के लिए करना है, कितना सालों के लिए करना है? 5 ईयर, थैंक यू सर। -1 क्यों करते हैं? बिकॉज हमें इंटरेस्ट अमाउंट मतलब प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस 317642 আসছে মানে ফ্র্যাকশনটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, थोड़ा सा चेंज होगा, मेन आंसर में 41 आया था, इसमें 42 आया, इसमें ये कोई थोड़ी ना प्रॉब्लम है सर, पॉइंट के बाद 4 के बाद 1 के ये फर्क नहीं पड़ता। 3176 मतलब अप्रोक्सीमेशन पे है, ठीक है, एग्जाम सिचुएशंस में जो सबसे क्लोज होगा, अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है जो सबसे क्लोज होगा उसी को चूज करना, ठीक है। तो सर प्लीज सॉल्व करके बताओ ये -1 क्यों करना पड़ा, फॉर्मूला रटना नहीं है सर, डोंट मग फॉर्मूला, भूल जाओगे, फॉर्मूला के पीछे का कहानी को समझो। ये आपका कंपाउंडिंग है कि भाई मैंने इतने इंटरेस्ट में 5 साल में, और -1 इसलिए किया जो प्रिंसिपल पहले जोड़ा था उस प्रिंसिपल को फिर से हटा दिए, तो इंटरेस्ट एक्चुअल में निकल गया, और ये 500 को हम लोगों ने इंटरेस्ट से डिवाइड कर दिए कि भाई मेरे को इतना मिलेगा अमाउंट को, तो ये जो फैक्टर मेरा निकला इसको इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा जो वैल्यूएशन है फ्यूचर वैल्यू है वो मेरा निकल जाता है, तो जो आपको यहाँ पर निकल जाएगा 3176.42, ठीक है, और वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, दिस वन 3176.42 सेम था, ठीक है, बस इसी चीज को जब फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला में डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे निकल के आ जाएगा। ये जो कैलकुलेटर वगैरह ये लोग बनाते हैं ना सर, बस कुछ नहीं, इसको प्रोग्राम जब करते हैं, इसको जब प्रोग्राम करते हैं तो ये फॉर्मूला को डाल के प्रोग्रामिंग बना देते हैं, समझ गए आप लोग? हेलो, ठीक है, ये और कुछ नहीं, इसको प्रोग्रामिंग करके लिख देते हैं और उस प्रोग्राम के हिसाब से वो कैलकुलेट होके निकल के आ जाता है, वैसे ही है, होता है कैलकुलेटर, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन आपको इसके पीछे का रीजन समझ में आना चाहिए, बिकॉज आप लोग फाइनेंस के क्या हो, आप लोग फाइनेंस के जानकार हो, तो जैसे ही आपको पता चलना चाहिए कि ये क्यों बनता है, इसका फैक्टराइजेशन में आपको देखो, नॉर्मली एक बात आपके दिमाग में चल सकता है, सर प्रेजेंट वैल्यू के केस में आपने कोई फॉर्मूला नहीं बताया था, है ना, प्रेजेंट वैल्यू के केस में मैंने आपको फॉर्मूला नहीं दिखाया था, बट एक्चुअली आपने फॉर्मूला ही किया था, ठीक है, आपको मैं लास्ट में ना प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला दे दूंगा, बट आपने फॉर्मूला से ही उसको सॉल्व किया, बट मैं वहां पर फैक्टर को यूज करना सिखाया आपको, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज अ वेरी वाइटल फैक्टर, पीवीएएफ का फैक्टर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इसको इस्तेमाल उतना नहीं किया जाता, इसको फॉर्मूला ओरिएंटेड सॉल्व करने का ट्रेंड है सर, जो एग्जाम सिचुएशंस में भी ट्रेंड है, आप देखना एग्जाम में, चाहे आप बीकॉम का एग्जाम देख लो, सीए का एग्जाम देख लो, सीएमए का देख लो, हर जगह में आपको पीवीएफ का वैल्यू दिखेगा, एफबीएफ का वैल्यू आपको नॉर्मली दिखता नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, बट रियल में बहुत बार एफबीए मतलब फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग खुद भी निकाल के कर सकते हो, बट सर इसका इस्तेमाल जब तक बोलेगा नहीं करना नहीं, ठीक है, लेकिन पीवीए प्रेजेंट वैल्यू के केस में फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल बहुत होता है, इसीलिए मुझे आपको बताना जरूरी था। तो ये फाइनेंशियल प्रैक्टिस है कि फ्यूचर के केस में फैक्टर को देखा नहीं जाता उतना, बट प्रेजेंट के केस में फैक्टर को देखा जाता है, और इसलिए मैंने प्रेजेंट वैल्यू जब आपको सिखाया तो बहुत ज्यादा बिना फॉर्मूला का ही आपको मैंने सिखा दिया, बट एक्चुअली आपको फॉर्मूला से ही वो हुआ, ठीक है, बट आपको पता नहीं चला, बिकॉज आपने जो कैलकुलेटर में किया दिस आर ऑल बेस्ड ऑन फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोला या फॉर्मूला का हेल्प नहीं लेने के लिए मना कर दिया, ठीक है, तो आपने फिर भी कर दिया ना, एक ही बात है, लास्ट में एक लिस्ट दे दूंगा जिसपे आपको फॉर्मूला सारा का सारा एक बार आप देख लेना, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू के केस में फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी कहीं जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर बस इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, कंपाउंडिंग किया आपने, डिस्काउंटिंग किया आपने, प्रेजेंट वैल्यू किया आपने, कहीं पर भी मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, बट आज थोड़ा मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, बिकॉज फ्यूचर वैल्यू में थोड़ा मार्केट प्रैक्टिस है कि हम लोग फॉर्मूला के थ्रू से निकलते हैं, मतलब फॉर्मूला को थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ता है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, बाकी हर केस में तो आपको कैलकुलेटर से ही जवाब आ गया है ना सर, तो बस इसका बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं फिलहाल। अच्छा आगे बात को निकाल के चले और थोड़ा सा क्या क्या बात है सर देख लेते हैं। तो ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, सिंपल फ्यूचर वैल्यू था।
अब थोड़ा सा स्टोरी चेंज हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा स्टोरी चेंज हो सकता है सर। तो एग्जाम्पल 2, अब स्टोरी में क्या बदलाव आ सकता है, स्टोरी में ये बदलाव आ सकता है, व्हाट इफ, तब क्या होगा, व्हाट इफ वी हैव एन्युटी ड्यू, वी हैव एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता है, दैट इज, ये हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू के केस में भी बोला था, ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू में भी बोल रहे हैं। व्हाट इफ वी हैव एन्युटी ड्यू दैट इज 500 at the end of, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया, ड्यू करना है तो फिर एंड में थोड़ी ना देंगे सर, हाँ 500 at the beginning of the, 500 डिपोजिटेड एट द बिगिनिंग, हाँ सर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही आप 500 जमा करोगे। लास्ट वाला क्लास केस क्या था, लास्ट वाला केस क्या था, आपने एंड पे जमा कर रहे हो, दैट इज 500 एट द बिगिनिंग, आप स्टार्टिंग में ही 500 जमा कर दो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ठीक है, ईयर के स्टार्टिंग में ही 500 जमा कर दो सर, ठीक है। तो क्या होगा, क्या फर्क हो जाएगा सर, फर्क समझने के लिए आपको फिर से मुझे थोड़ा सा माइंड मैप ड्रॉ करके दिखाना चाहिए। फर्ज बनता है तो देख लो इसका मैकेनिज्म प्रोसेस क्या है सर, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, आपका 5 साल है तो 5 साल आपने पुट कर दिया, 5 साल आपने पुट कर दिया, तो 5 साल में आपने 500 जमा करना चालू कब कब किए सर आप यहाँ 500 दिए, 500 यहाँ पर दिए, 500 यहाँ पर दिए, मतलब ये सब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का है, क्योंकि 0 ईयर के स्टार्ट में दे रहे हो, ठीक, 1 साल बाद 1 साल के स्टार्टिंग में दोगे, उसके बाद ठीक 1 ईयर लेटर आप 2 साल के स्टार्टिंग में दोगे, ठीक है, इस तरह से आपका चलता जाएगा, 500 500 500 500 500 गाड़ी चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी 500। तो अगर बात ऐसा है कि जब आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 500 दे रहे हो तो आपका फ्यूचर वैल्यू क्या सेम होगा जैसे पहले वाला था, हाँ सर, क्या फ्यूचर वैल्यू सेम होगा आपका या अगर अलग होगा, बोलो ना। না স্যার, আলাদা হবে, বেশি দিন রোল করছে আরো। यस सर, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी मार्केट में पैसा जमा करना है कि आप पीरियड के स्टार्टिंग में जमा कर रहे हो कि पीरियड के एंड पे जमा कर रहे हो, ये आपके लिए एक वाइटल पॉइंट है सर, है ना, रियल लाइफ सिचुएशंस को सोचो तो इट्स अ वेरी वाइटल सिचुएशन, ठीक है, कि आपका जो मनी है वो फ्यूचर वैल्यू जो आप चूज कर रहे हो वो फ्यूचर वैल्यू आपका एंड पे हो रहा है या स्टार्टिंग में हो रहा है, मतलब आपका जो डिपॉजिट है वो फ्यूचर वैल्यू तो निकल जाएगा सर, उसमें क्या है, लेकिन आप स्टार्टिंग में जमा कर रहे हैं कि एंड पे जमा कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मूला भी थोड़ा बदल जाएगा, और क्या आपका जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, चलो देखते हैं। लिखिएगा सर, एज कॉम्पेयर टू ऑर्डिनरी annuity, annuity due is 12%, annuity due 12% extra one period, sorry, as compared to ordinary annuity, annuity due in case of annuity due, sorry कहाँ लिख दिया, in case of annuity due is 12% extra one period interest on, एक्स्ट्रा 1 पीरियड का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, है ना सर, तो अगर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा हेंस फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू क्या हो जाएगा, क्या बोलो सर, क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या फॉर्मूला हो सकता है सर, फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा सर, अमाउंट भाई आई तो रहेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस आई होल टू द पावर n भी रहेगा सर, -1 भी कर देना, बट एक एक्स्ट्रा 1 प्लस आई इंटू कर देना, क्यों, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है ना, बात समझ में आ गया,
एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को इंटू कर देना, 1 प्लस आई एक एक्स्ट्रा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, बाकी सेम टू सेम पुट कर लो। 500 डिवाइडेड बाई 0.12, 1.12 होल टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू 1.12। कैलकुलेट करके बताइएगा कितना हो रहा है। कैलकुलेट करके बताइएगा कितना हो रहा है। नंदिनी, अनिमेश बोलो सर। नील, ज्योति तथा जियाउल, टेल मी। नंदिनी করছিস? নন্দিনীর আওয়াজ পাচ্ছি না। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা চল তাড়াতাড়ি করে বল, আনসার বল কত হবে। স্যার 3557.59। 3557.58 3000 3557.58 ठीक है सर, ठीक है। तो सर आपने देखा, जैसे आपने बिगिनिंग पीरियड से आपका इन्वेस्टमेंट चालू हो गया, आपको पहले से ज़्यादा मिला है ना सर, आपको पहले से ज़्यादा मिला। तो ये भी आपको देखना है कि आप यहाँ पर 3176 मिल रहा था, यहाँ पर आपको 3557 मिल रहा है, एकदम नॉर्मल बात है सर, क्योंकि आपका पैसा मार्केट में ज़्यादा रोल हो रहा है ना, आपका पैसा मार्केट में ज़्यादा रोल हो रहा है। तो आपको इस तरह से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेना चाहिए। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई बिगिनिंग पीरियड में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है कि एंड पीरियड में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। पैसा इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बस बिगिनिंग पीरियड है कि एंड पीरियड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मंथली इन्वेस्टमेंट है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप मंथ के एंड पे कर रहे हो कि मंथ के स्टार्टिंग में कर रहे हो, मतलब आपका पीरियड काउंटिंग कैसा हो रहा है। तो ये बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है फ्यूचर वैल्यू के केस में, ये दोनों चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड केस में भी आपको इस तरह का ध्यान धारणा रखना चाहिए, आपको हेल्प होगा। ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो सर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्लीज सॉल्व हियर, जल्दी करके बताइएगा। व्हाट अमाउंट should be deposited at the end of each year, at the end of each year for 10 years to get rupees 1 lakh, to get rupees 1 lakh at the end of 10th year, at the end of 10th year, 10 साल के बाद आपको 1 लाख मिलेगा। इंटरेस्ट रेट बता दिया सर, 11% करके है। तो बोलो आपका फाइनेंशियल प्लान कर लो सर। आप सबका अपना अपना जरूरत होगा, किसी को लाख चाहिए, किसी को करोड़ चाहिए, किसी को मिलियन चाहिए, किसी को बिलियन चाहिए। ठीक है, जो चाहिए मांग सकते हो, बट जो भी मांगोगे उसका हिसाब क्या होगा। व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स। आपको हर ईयर के एंड पे कितना जमा करना होगा 10 साल तक, ताकि आप 11% रेट में 1 लाख विड्रॉल कर सके। एक कंफ्यूजन पे मत पड़िएगा सर, क्या ये साउंड लाइक कंपाउंडिंग जैसा लग रहा है? एन्युटी जैसा लग रहा है शुरू में जो कर रहा है। थैंक यू सर, ये एन्युटी जैसा लग रहा है ना। कोई ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, सोचते कि ये कंपाउंडिंग है। ठीक है, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग ज़्यादा फीलिंग कर देगा तो मुश्किल हो जाएगा। कहाँ फर्क पड़ेगा आपको कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग के साथ? ये जो बोला ना एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर, ठीक है, शुड बी डिपोजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब हर साल सिमिलर अमाउंट आप जमा करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये सिमिलर अमाउंट से ही एन्युटी का सुगंध देख जाना चाहिए। ठीक है, एन्युटी का आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे, क्या कोई मुझे इसका जवाब दे सकते हो? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? माइंड में बना लो सर,
पिक्चर क्लियर होना चाहिए। ये सब कैलकुलेशन में ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है, दुनिया भर में जहां भी जाओ, अब यूएस फाइनेंस में कोई कोर्स कर लो या जॉब कर लो, आप इंग्लैंड में जाके कुछ कर लो, आप जापान में जाके कर लो, ये माइंड मैप बना के करने का ना जो कॉन्सेप्ट है ये वर्ल्ड वाइड बड़ा पॉपुलर है सर। ठीक है, स्पेशली यूएस का जो है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट बड़ा ही फेमस माना जाता है, यूएस सीएफए, यूएस सीपीए। ठीक है, दे आल्सो यूज दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट सिमिलर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ। और इंडिया का सीए भी वर्ल्ड फेमस में से है क्या, तो इंडिया का सीए, सीएमए, ठीक है, इनका जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन का टेक्निक है, सिमिलरली जो सीएफए कैलकुलेशन है, सीएफए मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं सीएफए का यूएस का, वो लोग भी सिमिलर टेक्निक यूज करते हैं। जो भी आपको मैं सिखा रहा हूँ ना, सिमिलर काइंड ऑफ टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, तो बस समझिएगा ये सब इंटरनेशनल लेवल में भी सिमिलर एप्लीकेबल होते हैं, ऐसा नहीं कि आप इंडिया में हो तो कुछ अलग कर रहे हो, बिल्कुल नहीं है सब। तो 0 1 2 3 चलता जाएगा चलता जाएगा, कब तक, 10 साल। ठीक है, 10th ईयर तक पहुंच गए। ये आपका क्या बन गया, ये आपका पीरियड बन गया। आपको पता क्या है वो पहले पुट करो, और क्या पता नहीं है वो पहले वो जानने का कोशिश करो। तो सर आपको पता ये है ना, एक्स पता है आपको, सॉरी आपको एक्स नहीं पता, आपको ये पता है कि 10 साल के एंड में आपको कितना मिलेगा, बोलो। 1 लाख। आपका टारगेट 1 लाख है ना, 10 साल के बाद 1 लाख मिलेगा ये पता है, इंटरेस्ट 11% पर एनम है ये भी पता है। तो फिर पता क्या नहीं है कि कितना करके डालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे सर। अच्छा, ये जो अमाउंट जमा करोगे एंड में जमा करोगे कि बिगिनिंग में जमा करोगे, क्वेश्चन क्या बोला, एंड में। एंड में। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्स्ट एन्युटी वाला में जो फर्स्ट वाला आ जाओ, वेरी गुड सर, फर्स्ट वाला। तो फिर यू नीड टू फाइंड आउट सर, ये जो एक्स अमाउंट है आपको ये पता होना चाहिए ना, तो पता करो एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स नहीं दिया मैंने, ठीक है, मैंने 1 ईयर के एंड पे, जीरो ईयर के एंड पे दिया, मतलब ये 1 साल पूरा खत्म होगा फिर आप पैसा जमा कर रहे हो, फिर यहाँ पर जमा करोगे, फिर यहाँ पर जमा करोगे, ऐसा करते करते 10th ईयर तक जमा करते जाओगे। तो यू नीड टू फाइंड आउट एक्स। ठीक है, बाकी इक्वेशन फॉर्म करो ना सर, बचपन में जैसे इक्वेशन बनाते थे, अमाउंट डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1, ओके, इक्वल्स टू क्या है, ये वैल्यू, ये इसका वैल्यूएशन क्या है, 1 लाख। अब पता क्या नहीं है, x नहीं है, तो x मतलब ये a है ना सर, x मतलब a है। ठीक है, तो अब a की जगह x पुट कर देते हैं, और इंटरेस्ट कितना है 0.11। ठीक है, 1 प्लस आई की जगह 0.11 ऑल टू द पावर n की जगह 10 साल माइनस 1 इक्वल्स टू 1 लाख। इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो, बस काम खत्म, पैसा खत्म। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू यहां से निकाला सर, मतलब इसको टू दी पावर 1.11 टू दी पावर 10 करो, माइनस 1 करो। ठीक है, उसको x के साथ रखो और फिर 0.11 के साथ इसको इंटू कर दो, बन जाएगा। करके कोई मुझे बताएगा सर कितना आ रहा है आप लोगों का, x के साथ क्या वैल्यूएशन आएगा ये मुझे पहले बताओ। वन 1.11 टू दी पावर 10 माइनस 1, ये बहुत जरूरी हिसाब है, इसको पहले कंप्लीट करो। मतलब कैलकुलेटर में अगर मैं करूं, आप लोगों का कैलकुलेटर तो एकदम बराबर काम करता है। 1.11 इंटू एक, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना आएगा माइनस 1 करेंगे, 1.83 समथिंग कुछ आ रहा है। इसको अगर मैं डिवाइडेड बाई 0.11 कर दूं, ये आएगा सर, जो आया मेरे को वो मैंने डिवाइडेड बाई 0.11 कर दिया। तो फिर x के साथ मेरा जो वैल्यूएशन आ रहा है x इंटू 16.72, क्या आप लोगों का कुछ आया ऐसा, देखो तो एक बार चेक करके, 16.72 ये मेरा x के साथ आ रहा है।
1 लाख इधर है, x को अलग कर दो, 1 लाख डिवाइडेड बाई 16.7। बेसिक अलजेब्रा कॉन्सेप्ट है। बोलो सर कितना हुआ? 5980.86। मतलब 5980, हाँ यही कर लेते हैं अप्रॉक्स, मतलब राउंड करके 5980 आ गया सर, जो आपको पूछा गया था। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट इज दैट 5980 इतना करके अगर आप रिकरिंग करते जाओगे, ठीक है, 11% अगर इंटरेस्ट है तो 10 साल में आप 1 लाख रुपया जमा कर लोगे। इस तरह से आप अपना फाइनेंशियल प्लान बना सकते हो म्यूचुअल फंड में स्पेशली, ठीक है। आप लोग थोड़ा रिस्क टेकर हो, उम्र भी कम है, इंश्योरेंस स्कीम पे भी पैसा डाल सकते हो, ठीक है। देख लेना कौन सा इंश्योरेंस क्या बता रहे हैं। माँ पापा के लिए थोड़ा अलग सोचना, पेरेंट्स के लिए थोड़ा अलग सोचना, ठीक है। अपने खुद के लिए थोड़ा अलग सोचना, खुद के लिए थोड़ा रिस्क ज्यादा ले लेना, माँ पापा के लिए थोड़ा रिस्क कम ले लेना। क्या बोलते हो? जरूरत होता है सर, इंसान का फाइनेंशियल प्लानिंग खराब होने से बहुत मुश्किल में इंसान पड़ जाते हैं। चाहे वो मैं हूँ या आप हो, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी ABCD XYZ कोई भी पढ़ सकता है। तो ये सब चैप्टर जो आपको करा रहा हूँ ना, इसको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड तरफ से मत देखो, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम। ये सब आपको रियल लाइफ में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने का हेल्प करेगा सर। ये जो कंससनेस या जागरूकता आपके मन में चल रहा है ना, या बन रहा है, आपको पता नहीं सर ये कितना बड़ा हेल्प हो सकता है आप लोगों के लाइफ में। जो लोग ऑलरेडी कुछ समझते हो, वेरी हेल्पफुल सर। पैसा कमाना जितना ज़रूरी है, पैसे को सही जगह से इन्वेस्ट करके सेविंग्स को बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है सर। नहीं तो मुश्किल क्या हो जाता है, जैसे मानो कि बहुत सारा अलग अलग प्लान होता है, इसीलिए तो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टॉक मार्केट थोड़ा रिस्की एरिया जरूर है, बट इसको अगर नॉलेज के साथ खेला जाए तो बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता है। बट इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रिकी ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट सीखते हो या सीख रहे हो मेरे पास, उनको धीरे धीरे सभी चीजें सिखाऊंगा। स्टॉक मार्केट बेसिक्स, टेक्निकल, फंडामेंटल, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी करूंगा। और एक होता है सर म्यूचुअल फंड। ये तो मेरे हिसाब से पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या बोलूं सर, मतलब स्वर्ग है सर, स्वर्ग। मतलब अगर कोई म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझ जाता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड समझ जाएगा तो इंश्योरेंस स्कीम भी समझ जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस स्कीम भी ले सकते हो, स्पेशली पेरेंट्स के लिए आप इंश्योरेंस स्कीम में जा सकते हो बिल्कुल, बिकॉज उनका एज भी थोड़ा आगे की तरफ होता है और थोड़ा सेफ पैसा है इंश्योरेंस का पैसा, ठीक है। तो अगर आपको इंश्योरेंस पसंद नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में ही सोच लो, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ फंड होता है, कुछ फंड ऐसे होते हैं जो बैलेंस होता है, जिसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, ठीक है। वो कैसे पता करोगे, उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड डिटेल्स में समझना होगा। बहुत सारा अलग अलग टाइप ऑफ फंड्स होते हैं, जिस फंड को आइडेंटिफाई करके आप अपने हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से, पेरेंट्स के इनकम के हिसाब से सबका फाइनेंशियल फ्यूचर को आप सिक्योर बना सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको जब जरूरत होगा ना, इमरजेंसी में बहुत हेल्प होगा सर। इमरजेंसी के लिए भी बहुत हेल्प होता है। और अगर देखो किसी को, जैसे इमरजेंसी भी हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट है, वैसा ही आपकी जिंदगी का कुछ ऑब्जेक्टिव भी होता है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब मुझे ये बनना है, मुझे इतना पैसा बनाना है, मुझे इतना गाड़ी चाहिए, मुझे कोई इतना बड़ा घर बनाना है, इसमें भी आपको बहुत हेल्प होता है कि भाई मैं इतना बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, अपना पर्सनल बंगलो बनाना चाहता हूँ, गाड़ी बनाना चाहता हूँ, या फिर मेरे को वर्ल्ड टूर करना है, ठीक है। या फिर मेरे को जिंदगी में वो चीज़ चाहिए जो मैंने बचपन से सपना देखा, ठीक है, कि पूरा क्रिकेट स्टेडियम अकेला बुक करके मैच देखूंगा, या फिर महाराजा एक्सप्रेस पे पूरा भारत घूमूंगा। अलग अलग लोगों का सपना होता है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए प्लान बना सकते हो ना सर, क्या बोलते हो? हेलो, क्या प्लान बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो सर, ठीक है। बस डिसिप्लिन की जरूरत है, और जैसे कि कॉन्सियसनेस आपको हो रहा है, और सबसे बड़ा चीज फैमिली को भी बहुत हेल्प मिलता है। आप अपने पापा को हेल्प कर सकते हो प्लान चूज करने में। कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स को बोका बना देता है, सीरियसली। कुछ भी ऐसा अनप शनप इंश्योरेंस स्कीम बेचने वाले जो होते हैं ना, ऐसा अनप शनप इंश्योरेंस स्कीम बेचता है जिसका कोई प्रॉपर कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, या फिर प्रॉपर रिटर्न नहीं देता। तो आपको पापा को हेल्प करना चाहिए, पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए, माँ को, ठीक है, कि पापा ये वाला मत करो, इसमें लॉस हो सकता है, ये ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। आपका फाइनेंशियल नॉलेज इतना ब्रॉड होना चाहिए ताकि आप अपने लाइफ में ये सब डिसीजन मेकिंग में आप अपने को भी हेल्प कर पाओ और फैमिली को भी हेल्प कर पाओ, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे सर फैमिली मैन बन जाओगे, हाँ ज्यादा नहीं, 5-10 साल में बन जाओगे, आपको बहुत जरूरी है।
और साथ में बेसिकली क्या है, जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी में जॉब के लिए जाओगे, आप लोग सब फाइनेंस प्रोफेशनल बन रहे हो, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज का जो जॉब है वो आप लोगों के लिए है सर, एकदम बिल्कुल सीए सीएमए के लिए बना हुआ है, एमबीए फाइनेंस के लिए बना हुआ है, স্যার तो आप लोग, हाँ बोलो सर। বলছি স্যার এই প্রবলেমটা স্যার আপনি এটা ফিউচার জানতে প্রেজেন্ট জানতে চাইছেন না স্যার, এটা মানে প্রেজেন্ট ভ্যালুটা তো জিজ্ঞেস করেছিল স্যার। प्रेजेंट वैल्यू नहीं पूछा था, ये बेसिकली फ्यूचर वैल्यू का ही एक कॉन्सेप्ट है। मतलब देख, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि आज कितना इन्वेस्ट करना है कि कल इतना इतना मिले, यहाँ बोला है टू गेट 1 लाख। टू गेट 1 10 लाख, हाँ, तो आपको पूछा है फ्यूचर वैल्यू ही पूछा है, तो ये मिलने के लिए आपको आज क्या क्या खर्चा फ्यूचर में करना पड़ेगा। ये जो खर्चा आप करोगे ये फ्यूचर में ही करोगे ना, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद। हाँ तो था, प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर था नहीं। प्रेजेंट कब होता, जब आपका एरो इधर आता। ये क्या यहाँ पर एरो इधर आया है क्या, बोलता था क्या, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে है স্যার। ना। प्रेजेंट वैल्यू मतलब तुम आज कितना इन्वेस्ट करोगे और आपको फ्यूचर में इतना इतना मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात है कि फ्यूचर में इतना मिलेगा, तो आज इन्वेस्ट का बात नहीं पूछा जा रहा है। आप फ्यूचर को पता करने के लिए फ्यूचर में क्या क्या इन्वेस्ट करते जाओगे वही पूछा है आपको। तो ये फ्यूचर वैल्यू से ही आप सॉल्व कर सकते हो। इसको आप प्रेजेंट वैल्यू की वजह से सॉल्व करना मुश्किल में आ जाओगे। ये फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू नहीं, ये थिन लाइन है क्वेश्चन को समझने का। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, चलो कुछ और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बातें हैं कर लेते हैं आपसे। बहुत सारा पॉइंट है आज खत्म करना है, मेन कॉन्सेप्ट सब। उसके बाद बस वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सर, मैं दे दूंगा आपको। बैठे बैठे करते रहना, जितना करोगे अपना दिमाग उतना खुलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद बस वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, और कुछ काम नहीं है। अच्छा, एक नोट लिखिए सर, द टर्म 1 + i 1 divided by I 1 plus amount by I, amount by I 1 plus I whole to the power n minus 1 is known as future value। ये जो भी आता है ना, ये जो फैक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्यूचर वैल्यू है ना। ये जो फॉर्मूला आपको मैं सिखाया ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। द टर्म a by I into 1 plus I whole to the power n minus 1 is known as future value। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, नॉट जस्ट फ्यूचर वैल्यू, साथ में एन्युटी फैक्टर भी है। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, तो ये इसको AV, मैं आपको ये चीज 2 मिनट पहले बता रहा था कि दिस इज ऑल्सो योर AVAF। ठीक, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकाला था वैसा ही ये एक AVAF भी है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। बट वी विल not use this term in the exam situation, in the exam unless given। अगर दिया रहेगा तो यूज कर सकते हैं, बट खुद से यूज नहीं करेंगे। ये टर्म एग्जाम में खुद से यूज मत करना, दिया रहेगा तो यूज कर लेना। ठीक है, ABA दे के रखा है, क्या करना है समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ये नोट था, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा देता हूँ। चलो एग्जाम्पल के तौर में क्या बताया जाए आपको। से फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिपॉजिट, if you deposit 800 at the end of each year for 5 years, what will be the accumulated value at the end of 5 years if FVAF, ये गिवन है आपको,
से फॉर एग्जांपल आपको ये बोला है FVAF इक्वल्स टू 3.6204, जैसे वो कैलकुलेट करके चौथा निकल रहा था ना सर, इक्वल टू प्लस इक्वल्स टू करके आप निकाल सकते हो बट उसको एग्जाम में जब तक बोलेगा नहीं आप इस्तेमाल मत कीजिएगा सर, ठीक है। तो FVAF आपको अगर यहाँ पर गिवन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको प्रेजेंट वैल्यू में मैंने सिखाया था वैसा ही बात है यहाँ पर, जो प्रेजेंट वैल्यू लेक्चर्स आप लोगों ने सुना है इससे पहले जो हम लोगों ने कैलकुलेट बहुत सारा किया था, ठीक है। तो इस तरह का अगर एग्जाम में गिवन है तो इस्तेमाल कर लेना। तो कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज, सिंपल यूज है ना सर, बड़ा सिंपल यूज है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग बहुत इस्तेमाल कम हो जाएगा ऐसे केसेस में। माइंड मैप के थ्रू से देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साल का बात है। अब 5 साल का जो वैल्यूएशन है वो कैसे करोगे, 800 करके आप डिपॉजिट कर रहे हो, यही हमारा एग्जाम्पल में था। 800 करके ईयर एंड में आप डिपॉजिट करे जा रहे हो, ठीक है। इंटरेस्ट कुछ नहीं बोला, ठीक है, 5 साल बोला है और आपको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर दे दिया। और फैक्टर दिया मतलब क्या, ये फैक्टर दे दिया मतलब क्या, आपको इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट करके बता दिया। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको क्या बोला, दिमाग का इस्तेमाल कम, और क्योंकि फैक्टर बस दे उससे दिया इंटू कर देना है। बस उसे इंटू कर देना है। थैंक यू सर, ठीक है। अब ये फ्यूचर वैल्यू बस इंटू करके आ जाएगा, लेकिन जब तक एग्जाम में देगा नहीं ना आप खुद से मत यूज करना, ये प्रैक्टिस नहीं है सर, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 800 इंटू 3.6204। सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू के केस में भी होता है, प्रेजेंट वैल्यू भी कई बार होता है कि गिवन है एग्जाम में, तो अगर गिवन है तो गिवन वाला ले लेना, आपको खुद से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। एन्युटी फैक्टर जो आपको मैं कैलकुलेट करके सिखाया, जो आप लोगों का थोड़ा दिमाग खाया वहां पे, तो वो दिमाग खाने का जरूरत नहीं है, अगर गिवन है क्वेश्चन में तो उसको यूज कर लेना। कितना होगा, 800 इंटू 3.6204 कितना होगा, 2896.32। बस 2896.3, ये होगा आपका फ्यूचर वैल्यू। बस कुछ नहीं करना है, ठीक है, फैक्टर को इंटू करके हो जाएगा। ये छोटा सा बात था और कुछ नहीं यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सर, ये कॉन्सेप्ट है रेसिडुअल्स का, क्या है, रेसिडुअल्स। आप देखना मैं आपको स्टार्टिंग में लिखा के रखा था रेसिडुअल्स के बारे में ना, व्हाट इज रेसिडुअल्स। ये रेसिडुअल्स क्या होता है मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा, बट पहले इसको क्वेश्चन के थ्रू से समझेंगे, ठीक। ये रेसिडुअल्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस यूज होता है, ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में यूज होता है सर, आपको नॉलेज मिल जाएगा धीरे धीरे। देयर इज a term called capital recovering factor। रिकवरी फैक्टर भी बोलते हैं, रिकवरिंग फैक्टर भी बोलते हैं। कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर या फिर CRF भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज CRF, ठीक है। ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में यूज करने वाला एक टर्म है, कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर। ज्यादा दिमाग में नहीं लेना है, वी डू नॉट want to pressurize ourselves, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसको, बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। वी डू नॉट वांट टू प्रेशराइज आवरसेल्व्स विथ एडिशनल टर्म्स। मतलब ये एडिशनल टर्म्स आ गए ना सर, ये फिर से CRF क्या हो गया, मतलब ये एक्स्ट्रा टर्म क्या है ना, हमेशा जैसे ही देखना एक्स्ट्रा टर्म मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, भाई ये क्या है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो आपको इतना याद रखने का जरूरत नहीं है। वी डू नॉट वांट टू प्रेशराइज आवरसेल्व्स विद एडिशनल टर्म्स, हेंस क्या करना है, it should be known that CRF is capital recovering factor। क्या है, CRF is the reciprocal of PBAF। ये सिंपल सा बात है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो हम लोग निकालते थे, ठीक है, जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने आपको दिमाग खाया, हाँ आप लोग भी बहुत कैलकुलेशन किया,
प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब जो भी है उसको 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, उसको बोलते हैं बांग्ला में ऐसे बोलते हैं सर, बंगाली में अनन्नक बोलते हैं इसको बंगाली में, ठीक है। हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलता है डोंट नो, बट इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या होता है? जो भी वैल्यू होगा 1 से डिवाइड कर देना, ठीक है, मतलब 1/2 है तो 1/2 ऐसा है, ठीक है। तो आपको बताता हूँ, चलो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लो, एग्जाम्पल एक ले लो, हेल्प हो जाएगा CRF कैसे यूज करना है। इफ यू डिपॉजिट, किस तरह से बैंक या फाइनेंशियल कंपनीज को यूज करते हैं जस्ट देख लो, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। इफ यू डिपॉजिट 60,000 इन ए बैंक टुडे, how much would you able to withdraw at the end of each year for 5 years if CRF is 0.2918, 0.2918, ठीक है। बस ये गिवन है आपको, कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर अगर आपको गिवन है और क्वेश्चन ने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि if you deposit 60,000 in a bank today and how much would you able to withdraw at the end of each year if for 5 year if CRF is मतलब कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर, मतलब आपने 60,000 डाला और रिकवरिंग फैक्टर बैंक ने कैलकुलेट करके आपको दे दिया 0.2918 करके है, तो आप कितना करके विड्रॉल कर सकते हो। मतलब इसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके रखा हुआ है ना सर, इसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो हम लोग भी इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे होगा? x इंटू PBAF, जो भी आपका वैल्यू है उसको x के साथ इंटू कर दो। अब x इंटू PBAF इक्वल्स टू करके हमें क्या मिलता है, जो भी आपका अमाउंट है, x मतलब अमाउंट है ना, जो भी आपका अमाउंट है उस अमाउंट को पाने के लिए, मतलब बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू के केस में अगर आप लोगों ने देखा तो मेरे को x का मतलब समझने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैं लास्ट वीक जिस तरह से एन्युटी सिखाया उसमें आपको x इंटू PBAF करके हमें टोटल अमाउंट मिल जाता था। तो 60,000 मेरा टोटल वैल्यू जो मैंने आज इन्वेस्ट किया, ठीक है। लेकिन हमें जो पता होना चाहिए कि भाई मैंने 60,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन एवरी ईयर मैं कितना विड्रॉल कर सकता हूँ या एवरी मंथ मैं कितना विड्रॉल कर सकता हूँ, दैट इज द पॉइंट ना सर, है ना। तो ये x इंटू PVF करके 60,000 तो आपको मिलेगा, सॉरी हाँ, मतलब 60,000 आपने डिपॉजिट किया और आपको एक अमाउंट विड्रॉल करने को मौका मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको ग्राफिकली दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा और सुविधा हो जाए। Say for example 0 year, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, ओके। इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ CRF दे दिया। तो क्या चाहिए आपको, यहाँ पर पूछा क्या है, सर आज आपने 60,000 इन्वेस्ट कर दिया बट यू डोंट नो इंटरेस्ट एंड वैल्यू एंड दिस काइंड ऑफ थिंग यू डोंट नो, बट आपको सिर्फ बताएं कि भाई CRF कितना है, कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर कितना है, भाई आपका पूंजी रिकवर करने का फैक्टर आपको दे दिया, जो इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट करके बता दिया आपको। तो यू व्हाट यू डोंट नो, एक्चुअली यू डोंट नो कि ये जो अमाउंट है, ये जो x वैल्यू है, क्या आप कितना करके विड्रॉल कर पाओगे, दिस इज मिसिंग फॉर यू, है ना सर, बोलो ये मिसिंग है ना आपके लिए, क्या बोलते हो? तो इसको चाहिए आपको, तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको बड़ा सिंपल सा तरीका अपना है। जैसे कि मैं आपको बोला कि कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर जस्ट PBAF का उल्टा होता है, उल्टा बस और कुछ नहीं, x इंटू 1/CRF, x इंटू 1/CRF। अगर कभी भी CRF दे दिया, ठीक है, तो CRF का जो वैल्यू होगा बेसिकली ऐसा है, x इंटू PVF इक्वल्स टू 60,000 है। अब PVF की जगह क्या यूज करेंगे, 1/CRF यूज करेंगे, मतलब 1f CRF का मतलब ही होता है PVF, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया 60,000। सो x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.2918 equals to 60,000. Now calculate the x.
बोलो सर, इंटू करके बोलो। कितना हुआ? 17,508। थैंक यू सर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप 60,000 डाले और आपको क्वेश्चन में पीवीएफ नहीं बोला था, कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर बोला था, तो कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर क्या होता है? पीवीएफ का रेसिप्रोकल होता है। पीवीएफ का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, किसी भी चीज का ऐसा ही होता है रेसिप्रोकल, ऑन एंड ऑफ बोलते हैं बंगाली में। ठीक है, मैथमेटिक्स में यूज आप लोग भी किए होंगे बचपन से। तो 1 बाई CRF बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया और आपका एक्स का वैल्यू भी निकल गया, दैट इज 17,508। 508, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, इतना इतना करके आपको विड्रॉ करने का मौका मिल जाएगा, जो इंटरेस्ट के साथ ही कैलकुलेट किया हुआ है। बोलो सर, बोलो, क्लियर हुआ? प्लीज टेल मी। हेलो सर, बोलो सर, बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? नील तथा हाँ सर। ओके नंदिनी, ठीक है। अनिमेश क्लियर होच्छे? अनिमेश है कि नहीं, आई डोंट नो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, ठीक है ठीक है। ओके चलो सर, ठीक है सर। और एक स्पेशल टर्म होता है, ये भी एक फाइनेंशियल टर्म यूज किया जाता है वास्तव में। देयर इज येट अनदर टर्म कॉल्ड सिंकिंग फंड। क्या है? सिंकिंग फंड फैक्टर। सिंकिंग फंड डिप्रिसिएशन में भी यूज किया जाता है, बट अभी डिप्रिसिएशन वगैरह में बात नहीं करेंगे। सिंपल इतना समझो, सिंकिंग फंड इसका नाम है, सिंकिंग फंड फैक्टर। ये फ्यूचर वैल्यू का रेसिप्रोकल है। ठीक है, सिंकिंग फंड फैक्टर। ठीक है, इट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ FVAF, मतलब फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लिख लो, व्हाट अमाउंट should be deposit at the end of each year for 5 years। 5 साल तक कुछ पैसा जमा करते जाना है to get 60,000, to get 60,000। 60,000 आपको 5 साल बाद चाहिए सर। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर। बट इस बार आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया। यूज SFF, सिंकिंग फंड फैक्टर 0.1414, आपको सिर्फ फैक्टर दे दिया। ठीक है, आपको ज्यादा इसमें दिमाग अभी नहीं लगाना है। ये फैक्टर बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ FVAF। आपको FVAF जैसे मैंने सिखाया, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जो भी आता है कैलकुलेट करके। ठीक है, तो वैसा ही FVAF का बस रेसिप्रोकल है ये, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, x इंटू FVAF, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जो मैं आपको फॉर्मूला थ्रू से सिखाया। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में FVAF डायरेक्ट दे देता है तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो FVAF इक्वल्स टू 60,000, लेकिन इसको क्या होगा, x इंटू 1 बाई SFF हो जाएगा, है ना। सिंकिंग फंड फैक्टर इक्वल्स टू 60,000, है ना सर, बड़ा सिंपल है। x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.1414 इक्वल्स टू 60,000। फिर x इक्वल्स टू कितना हो गया, x इक्वल्स टू कितना हो गया सर? हाँ सर बोलो। सर 8484। 8484। वेरी गुड सर।
8,484 इतना करके जमा करते जाओगे अगर आपको सिंकिंग फंड फैक्टर देके रखा है जो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर है। ठीक है, ज्यादा डोंट टेक प्रेशर, हाँ प्रेशराइज का कोई बात ही नहीं है, बस आपको रेसिप्रोकल है या याद रखना है और कैसे इस्तेमाल करना है वो याद रखना, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा नहीं है, बस यही है। ठीक है, तो ये था रेसिडुअल्स का खेल। ठीक है, ये जो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया इसको रेसिडुअल्स बोलते हैं सर, बिकॉज बस रिकवरिंग फैक्टर को लेके काम कर रहे हैं या फिर सिंकिंग फंड फैक्टर को लेके काम कर रहे हैं, कभी प्रेजेंट वैल्यू के केस में कभी फ्यूचर वैल्यू के केस में, बस। अब कुछ और कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। चलो, क्या खेल है सर? सर आप लोग ये वर्ड सुने होंगे, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, शेयर का वैल्यू कैलकुलेशन हो जाएगा सर, शेयर प्राइस या शेयर वैल्यू कैलकुलेशन सिखाएंगे अभी अगला 20-25 मिनट, बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो सर, थोड़ा दिमाग से देखिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट का बात आ जाता है तो सबके मन में एक खलबली मच जाता है कि भाई शेयर मार्केट में क्या बताएगा। ठीक है, शेयर का क्या सिखाएंगे, ठीक है, बिकॉज शेयर को लेके आम जनता यूथ बड़ा ही उत्सुक है। ठीक है, तो सर एक कॉन्सेप्ट होता है परपिचुइटी का, क्या बोलते हैं सर इसको? परपिचुइटी। सर परपिचुइटी का मतलब क्या है बोलो तो, कोई बता सकते हो परपिचुइटी का सिंपल मतलब? अरे बोलो सर, परपिचुइटी का सिंपल मतलब क्या है? जैसे आप लोग कंपनी लॉ पढ़ते हो ना, कंपनी लॉ में एक वर्ड यूज करते हैं कि कंपनी का परपिचुअल सक्सेशन होता है, मतलब मेन में गो मेन में कम, बट कंपनी कभी भी बंद नहीं होता है ना सर। कंपनी लॉ में कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर भी परपेचुइटी का मतलब है कि ऐसा फंड जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न देता जाएगा। ठीक है, ये फंड का रिटर्न देना बंद नहीं होगा, ऐसा होता है सर आजकल, उतना पॉपुलर कुछ कुछ केस में होता है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट परपेचुइटी। ये भी एक तरीका होता है, कंपनी बोलते हैं कि आपको जिंदगी भर रिटर्न मिलेगा, तो देखते हैं। तो अगर कंपनी कभी ऐसा बोलता है कि भाई आपको जिंदगी भर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता जाएगा, तो परपेचुइटी इज annuity. Perpetuity is a annuity to calculate continue forever चलेगा सर, एकदम आजीवन चलेगा। ठीक है, एक तरीका का ऐसा बात, कंटिन्यू फॉर एवर। इट्स प्रेजेंट वैल्यू, इसका जो प्रेजेंट वैल्यू होता है, ये प्रेजेंट वैल्यू का क्या केस है? अगर कोई फंड आपको बोलता है कि भाई आपको आजीवन कुछ इंटरेस्ट मिलता जाएगा जब तक आप जियोगे, ठीक है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन बाय अमाउंट जो है उसको डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कर दो, अमाउंट को डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कर दो, आपको परपेचुअल वैल्यू मिल जाएगा, मतलब उसका प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? समझने के लिए थोड़ा सा मैप बना लो, माइंड को थोड़ा सा ट्रेंड कर लो, 0 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलते हैं, अब तो इन्फिनिटी तक पहुंच गए। नाउ प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला आपको, जो फंड आपको परपेचुअल कुछ ना कुछ देता रहता है उसका प्रेजेंट वैल्यू है A/I। ठीक है, इसका मतलब है जो भी अमाउंट आप यहाँ पर डालोगे, जो भी अमाउंट आप यहाँ पर डालते जाओगे, मतलब आपको मिलता जाएगा, बेसिकली डालोगे नहीं, मिलता जाएगा आपको, ठीक है, उसको आपको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, उसको आपको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए A/I इज द सिंपल क्राइटेरिया। अगर आप A/I करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फंड का प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जांपल तो बनता है ना सर, बिल्कुल बनता है, बिना एग्जांपल का कैसे समझोगे? तो चलो मेरे साथ साथ, द स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, कोई कंपनी है जिसका शेयर के बारे में बात कर रहा हूं, प्रेजेंटली मार्केट में चल रहा है, प्रेजेंटली ट्रेड एट ₹170 में चल रहा है, मार्केट में 170 टका दाम है सर किसी शेयर का, कंपनी का जो शेयर है मार्केट में 170 में चल रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड टू पे, एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी कि आपको पे करेगा
a dividend of rupees 20 at the end of each year. पर शेयर के बेसिस में आपको 20% करके डिविडेंड देता जाएगा, ठीक है। पे डिविडेंड ऑफ ₹20 एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ फॉर कितना नहीं सर, क्योंकि ये परपेचुइटी है तो चलता रहेगा ना, हर साल के एंड पे 20% करके आपको डिविडेंड देगा, ठीक है। ये कंपनी आपको बता रहा है कि भाई जो भी है कंपनी का शेयर इतना है और कंपनी आपको एवरी ईयर के एंड पे 20 करके एट द एंड ऑफ ईच ईयर डिविडेंड आपको पे करेगा। ये 20 है, रियल लाइफ में और अमाउंट ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो कंपनी को चाहिए, required rate of return is 10% per annum. Calculate intrinsic value. क्या क्या कैलकुलेट करने बोल रहे सर? Intrinsic value of the stock. इंट्रिंसिक का मतलब होता है ओरिजिनल या ओल्ड, ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू बताओ इसका, पुराना वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल मतलब ओल्ड है ना सर? ये सर ओरिजिनल मतलब ओल्ड ही तो होता है। कोई भी चीज जिस दाम पे स्टार्टिंग होता है वही उसका ओरिजिनल प्राइस होता है, फिर बाद में जैसे ही उसका हैंड ट्रांसफर होता है दाम बढ़ जाता है ना। लेकिन ओरिजिनल या ओल्ड को ही इंट्रिंसिक कहा जाता है। वर्ड तो सुने होंगे आप लोग इंट्रिंसिक के बारे में। शेयर मार्केट में जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ते हो या फिर पढ़े हो कभी, मेरे पास जो लास्ट टाइम में मैंने जो फंडामेंटल कंप्लीट किया था, अगर किसी ने आप लोगों में से किया है, जैसे एनिमेश किया है, आई नो, जैसे मानो कि एक, चलो चलते हैं टिकट टैप में, वेरी फेमस एक साइट है, ये मनी कंट्रोल में भी देख सकते हो, बट ये साइट बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में बना है। एक स्टॉक लेते हैं सर जो डिविडेंड देता है, आईटीसी मेरे दिमाग में चल रहा है। आईटीसी का डिविडेंड ग्रोथ बहुत अच्छा है सर, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत लोगों का होल्डिंग भी है, मेरा भी बहुत दिनों से होल्डिंग है, अच्छा डिविडेंड कंपनी से मिल जाता है, ठीक है। अभी वार सिचुएशन है, आप मुझे ये मत पूछना सर क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, बट हाँ इतना मैं जरूर बोलूंगा, कोई भी लार्ज कैप स्टॉक ले सकते हो, ठीक है, मतलब जिसका बिजनेस बड़ा स्ट्रांग है ऐसा स्टॉक जरूर चूज कर सकते हो, ठीक है। अभी स्टॉक मार्केट सजेशन देने के लिए मैं ये ओपन नहीं किया, मैं आपको एक चीज दिखाने के लिए ओपन किया। आईटीसी का करंट ट्रेडिंग प्राइस कितना चल रहा है? 215, ठीक है सर। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बता रहा है करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो दाम अभी मार्केट में इसका चल रहा है, टिकट टैप जैसे फाइनेंशियल कंपनीज ने कैलकुलेट करके देखा कि इसका जो ओरिजिनल प्राइस है इससे ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए वो कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका है, बहुत सारा तरीका है। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस मेरे पास पढ़ा है उनको पता होगा। एक 10 साल का टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट सही होता है, मैं इसीलिए इतना टाइम देता हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो फंडामेंटल में वो वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, 10 साल का एक फ्यूचर एनालिसिस होता है, 10-20 साल का, उसके बेसिस में आप किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेरी पॉपुलर टेक्निक इन द मार्केट। बट अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ परपेचुइटी में, इसमें बस एक क्राइटेरिया लिया गया। क्राइटेरिया क्या है कि कंपनी अगर डिसाइड किया कि भाई मैं एवरी ईयर के एंड पे आप डिविडेंड देता रहूंगा आपको, तो आप मुझे डिविडेंड के हिसाब से बताओ कि कंपनी का शेयर प्राइस कितना होगा। कंपनी आपको जिंदगी भर डिविडेंड देगा, कोई पर्टिकुलर पीरियड में एंड हो जाएगा ऐसा नहीं है। ऐसे डिविडेंड रिटर्न का बात करें तो इट्स वेरी गुड ऑफर, डिविडेंड रिटर्न ऑफर करता है, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न। कंपनी का ग्रोथ अच्छा नहीं है सर, मतलब स्टॉक का ग्रोथ अच्छा नहीं है बिकॉज इसका जो बिजनेस है सिगरेट का बिजनेस है, आईटीसी का फंडामेंटल कुछ ऐसा है, और सिगरेट बिजनेस में अभी मार्केट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। कंपनी गवर्नमेंट का भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, एडवर्टाइजमेंट का रेस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट टैक्स बहुत लगाता है ना। तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसका मेन बिजनेस वहीं से होता है। टोबैको कंपनी बेसिकली ही आईटीसी का मेन बिजनेस है, लेकिन आईटीसी का भी नॉर्मल और भी एरिया आ गया, जैसे कि पेपर बोर्ड, पैकेजिंग, बिस्किट्स वगैरह, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एफएमसीजी, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल, मसाला इंडस्ट्री में आ गया है, ठीक है, और भी बहुत सारा इधर उधर का एरिया है, होटल बिजनेस में है आईटीसी, फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी आईटीसी आया है, आईटी सेक्टर्स में भी आईटीसी थोड़ा सा स्टार्ट किया है, आईटी में भी। तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बनाया है
पैसा बहुत है इसके पास, पैसा का कमती नहीं है, लेकिन ग्रोथ अभी भी वो वाला जगह नहीं ढूंढ पा रहा है जैसा उसको होना चाहिए, इसलिए ग्रोथ नहीं है लेकिन डिविडेंड अच्छा देता है। ठीक है, तो डिविडेंड के तौर पे ही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अगर कंपनी बोला कि ईयर एंड में, एवरी ईयर के एंड में, पर शेयर में, या फिर नॉर्मली अगर जैसे हमारे क्वेश्चन में 20 रुपीज करके डिविडेंड का बात किया गया है, तो डिविडेंड के बेसिस में आप इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंच सकते हो। ठीक है, बस एक तरीका है समझने का, इट्स जस्ट वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट दिस इज नॉट दी, मतलब सबसे बेस्ट क्राइटेरिया ये नहीं है सर। ठीक है, तो ये शेयर वैल्यूएशन टेक्निक में फंडामेंटल में सिखाता हूँ, वहां पर आपको डिटेल्स में समझाने का मेरे को मौका मिलता है। ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा वो क्या बोला ना सर, ये करंट जो फाइनेंशियल सिलेबस मैनेजमेंट का सिलेबस है थोड़ा हटके है, बट डोंट वरी, जब भी कोई मौका आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अदरवाइज शेयर के क्लास में तो चर्चा कर ही लेता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, द स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड जिसका प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट मार्केट है 170 का, इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट डिविडेंड ऑफ ₹20 एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% कंपनी के हिसाब से, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, इसका क्या वैल्यूएशन होगा। तो क्या लगता है क्या वैल्यूएशन होगा सर, बोलो क्या वैल्यूएशन होगा। सर इसके लिए ना एक डिविडेंड मॉडल होता है एज पर दी DDM, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का एक टॉपिक आएगा। ठीक है, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सर, शेयर वैल्यूएशन टेक्निक में वहां पर भी बात करेंगे DDM मॉडल। ठीक है, वहां पर भी मैं आपको जो भी बात कर रहा था वहां पर बात करूंगा आपको। इसमें एक टेक्निक है IV0 इक्वल्स टू PV0, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जीरो मतलब करंट प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइस इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू करंट प्राइस ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड। जो भी फ्यूचर में आप डिविडेंड जनरेट करके दोगे उसका इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो कैसे, सिंपल फॉर्मूला लेंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो अमाउंट है हमारा कितना करके डिविडेंड मिलेगा 20 करके, और इंटरेस्ट कितना बोला है 10%, तो 0.1, तो 20/0.1 करके कितना हो जाता है, 20 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना हो जाएगा सर, 200। बस। तो ये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसका कंपनी का 20 डिविडेंड रिटर्न करने का इसका दम है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इसका, सॉरी मतलब जो रिटर्न ये एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, ये उसका 10% का है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल शेयर का प्राइस है, इफ रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% जो कंपनी जनरेट कर लेता है, तो इसके हिसाब से कंपनी का शेयर का दाम होना चाहिए 200, लेकिन मार्केट में चल रहे 170, तो क्या करोगे, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ये फंडामेंटल एनालिसिस इसी को बोलते हैं सर। ये मैंने आपको एक छोटा सा टेक्निक सिखाया, ठीक है, कि अगर किसी भी तरीके से आप देखो, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जब कैपिटल स्ट्रक्चर में या फिर डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में आएगा, उसमें भी मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप शेयर का प्राइस भी डिसाइड कर सकते हो। और ये फंडामेंटल टेक्निक है, शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर कोई शेयर कम है ना, तो वो शेयर तो बिल्कुल लेना चाहिए। तो क्या ITC का भी लेना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए ITC बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो, और यहाँ पर भी एनालिस्ट बता रहे हैं, देखो बिल्कुल ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म एकदम उम्मीद ना करें, बट हाँ थोड़ा बिजनेस ग्रोथ भी मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, लेकिन करेंटली वार के कारण कम हुआ है, नहीं तो ये थोड़ा सा स्टेबल हुआ था, 230-40 के तरफ गया था, 250 तक छू गया था कुछ सालों में, लास्ट एक के साल में। ठीक है, अभी उतना जरूरी नहीं है शेयर के बारे में, बस आपको मैं फंडामेंटल एक तरीका बताया। तो आपको इन्वेस्टर को क्या बताना है सर, यहाँ पर आप इन्वेस्टर को क्या सजेस्ट करोगे एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। हाउएवर करंट प्राइस है 170, सिंस P0 मतलब करंट प्राइस, P0 लेस देन IV0, इंट्रिंसिक वैल्यू से करंट प्राइस कम है, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एक्सपेंसिव और चीप, स्टॉक इज ट्रेडिंग चीप, सस्ता है, अंडर प्राइस्ड है। ऐसा ही स्टॉक ढूंढना है सर। शेयर मार्केट में मिलियन बिलियन कमाना है तो आपको क्या करना होगा,
आपको अंडर प्राइस स्टॉक ढूंढना है और बिजनेस में दम होना चाहिए। इफ यू फाइंड अंडर प्राइस स्टॉक विद ए गुड बिजनेस ग्रोथ, आप मालामाल हो जाओगे सीरियसली। अंडर प्राइस स्टॉक आपको ढूंढना है, अंडर वैल्यूड स्टॉक भी बोल सकते हो, लेकिन बिजनेस में दमदार फ्यूचर है। ऐसा स्टॉक अगर जिंदगी में फाइंड कर लिए ना, तो आप मालामाल तभी हो पाओगे। ठीक है, बस यही मेन खेल है स्टॉक मार्केट में सक्सेस का। लेकिन उसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज, जैसे आप लोगों को ग्रोथ करने का मौका मिलता है स्पेशली चार्टर्ड में, सीएमए में, सीएस में, ठीक है, इसके साथ साथ शेयर मार्केट का भी थोड़ा हार्डकोर डिस्कशंस अगर आप ज्वाइन करते हो कहीं पर भी जहां आपको ठीक लगे, शेयर मार्केट के साथ अगर अपने आप को कनेक्ट करते रहते हो, ठीक है, तो टीवी में भी बहुत लोग बताते रहते हैं, तो आपका आइडिया और खुल जाएगा। ठीक है, तो कहना क्या है, सजेशन क्या देना है, इन्वेस्टर शुड बाई स्टॉक। दैट इज सिंपल बात है। ये सब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है सर, गो लॉन्ग। शॉर्ट टर्म ये इंट्राडे ट्रेडिंग का बात नहीं है रे बाबा, कैंडलस्टिक डिसीजंस नहीं है ये सब। ठीक है, कैंडलस्टिक डिसीजन नहीं है, वो अलग है। वो सब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टेक्निक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है सर, उसके लिए टेक्निक एनालिसिस पढ़ाया जाता है सर। ठीक है, लेकिन ये सब इन्वेस्टमेंट टेक्निक है, दैट इज गो लॉन्ग। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया परपेचुइटी का, लिख लिया ना सबको ही, बोलो। and another concept, perpetual ग्रोथ रेट। लास्ट कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो। सेम कंडीशंस को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। कंसिडर द कैश फ्लो stream which begins with C1, मैं आपको बताता हूं क्या है, and grows at the rate of G। मतलब ग्रोथ रेट को G से डिनोट किया गया और कैश का जो फ्लो है उसको C1 से डिनोट किया गया। इफ रिक्वायर्ड, मतलब जो जरूरी रिटर्न है, इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, if required rate of return is I, the present value PV of the entire stream of the entire cash stream। entire stream मतलब जो पैसा का फ्लो हो रहा है आपको, entire stream is given by तो क्या given by है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा नजर डालो, अब भी समझ आ जाएगा सर। मैप बनाओ, तो मैप में आपको मैं देखो 0 1 2 परपेचुइटी है 3 4 चलता जाएगा इनफाइनाइट लेवल तक। मतलब कंपनी जितना दिन चलेगा, सिंपल बात है, जब तक कंपनी रहेगा आपको रिटर्न मिलता जाएगा। ठीक है, लेकिन कंपनी का परपेचुअल ग्रोथ रेट भी है। मतलब 0 ईयर में ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट जो आपको मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपका कैश का फ्लो यहाँ पर C1 है, यहाँ पर आपका ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब जो डिविडेंड आपको कंपनी दे रहा है ना, यहाँ पर C1 डिविडेंड दे रहा है, यहाँ पर C1 इंटू 1 प्लस ग्रोथ के साथ, मतलब डिविडेंड में ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, कंपनी अच्छा कमा रहा है तो आपका भी डिविडेंड बढ़ रहा है, तो आपको रिटर्न जनरेट कर रहा है। कैश फ्लो मतलब आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी आपको डिविडेंड जनरेट करके दे रहा है। C1 इंटू 1 प्लस जी, C1 ही रहने देते इसको, 1 प्लस जी का होल स्क्वायर, मतलब ग्रोथ और बढ़ रहा है। ऐसा करते करते ग्रोथ भी इनफाइनाइट लेवल में बढ़ रहा है। तो अगर आपका कैश का फ्लो ग्रोथ बढ़ रहा है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि जिसमें ग्रोथ है, अगर डिविडेंड में ग्रोथ है तो आपका शेयर का प्राइस तो अलग होगा, क्योंकि फिक्स डिविडेंड का बात अलग और ग्रोथ डिविडेंड का बात अलग है ना सर। फिक्स डिविडेंड का बात अलग और ग्रोथ डिविडेंड का बात अलग। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कैश फ्लो है उसको डिवाइडेड बाई I माइनस जी करना पड़ता है, डिवाइडेड बाई I माइनस जी करना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद रखना है, कैश फ्लो डिवाइडेड बाई I माइनस जी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि इसका रियल क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिखो, द स्टॉक ऑफ
X Limited presently trading at ₹350, 350 करके शेयर का दाम चल रहा है, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड, कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिविडेंड पे करेगा आपको, एक्सपेक्टेड टू पे ए डिविडेंड ऑफ ₹20 नेक्स्ट ईयर, एक साल बाद। इन्वेस्टमेंट जब से किया आपने, एक साल बाद से आपको डिविडेंड पे करेगा 20% करके। एंड दिस विल ग्रो, मतलब ये डिविडेंड ग्रो करेगा एट 4% पर एनम, मतलब हर साल डिविडेंड में भी ग्रोथ है 4% करके फॉर एवर। जब तक चलेगा कंपनी तब तक कंपनी 4% के डिविडेंड ग्रो करने का सोच रहा है। इफ रिक्वायर्ड 4% मतलब एवरी ईयर, इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10% पर एनम है, आपके सामने सवाल ये है सर, व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, सिंपल बात है, व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, मतलब ओरिजिनल वैल्यू। एडवाइस इन्वेस्टर को बताओ कि स्टॉक खरीदेगा कि नहीं, बोलो। क्वेश्चन लिख लिए, प्लीज टेल मी सर। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर, कोई है कि नहीं? किसी का आवाज नहीं मिल रहा है। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर, हाँ है तो क्लास। ओके सर, ओके सर। हाँ हाँ, नहीं, बीच बीच में थोड़ा सा हाँ हूँ सुनने से लगता है कि भाई सब है, नहीं तो मैं तो अकेला ही बकता रहूंगा। नहीं 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 ठीक है सर, नहीं, सही बात है सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो। तो आंसर क्या होगा इसका? ग्रोथ है, ग्रोथ स्टॉक में ग्रोथ है, मतलब बेसिकली डिविडेंड में ग्रोथ है, स्टॉक में ग्रोथ का बात नहीं है यहाँ पर। कंपनी डिविडेंड में ग्रोथ रखा है कि एवरी ईयर आपको जो डिविडेंड देगा उसमें ग्रोथ रखा है 4%। तो ये भी एक्चुअली डीडीएम का ही पार्ट है। डीडीएम का चैप्टर जब मैं डिविडेंड चैप्टर पढ़ाऊंगा या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन पढ़ाऊंगा, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कंपनी के केस में कंपनी एनालिसिस का एक बहुत बड़ा चीज है सर, तब आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। डिविडेंड मॉडल, डीडीएम, एज पर डीडीएम, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल लिख के रख सकते हो, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, तब बताऊंगा इसको, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। अभी बस फॉर्मूला को यूज करके आपको टीबीएम के अंदर ही कुछ दिखा दिए कि भाई आगे ये सब, ये आगाज है, ठीक है, मतलब आगे का जो भी हम लोग आगे आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ये तो आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सारा कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिया, ठीक है, 4-5 क्लास में। अब आगे बस होमवर्क करना और बाकी और चैप्टर्स के अंदर एफएम का एक्चुअल जो रूप है ना वो देखोगे, ठीक है, एफएम का रूप देखोगे आप लोग, ठीक है। तो अभी क्या है, सोल्यूशन क्या करते हैं इसका, आंसर क्या होगा, IV0 इक्वल्स टू PV प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन PV0 नहीं, PV ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड। कंपनी जितना फ्यूचर डिविडेंड जनरेट करेगा, कंपनी जो फ्यूचर डिविडेंड जनरेट करेगा वही कंपनी का शेयर का फ्यूचर वैल्यू है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू है, इंट्रिंसिक ओरिजिनल वैल्यू है, प्रेजेंट भी नहीं बोलेंगे। फ्यूचर में कंपनी जितना डिविडेंड जनरेट करता है उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, सिंपल बात है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, जो कैश फ्लो आपको मिल रहा है उसको डिवाइड कर दो आप इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट से, ठीक है, तो आपको आज का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो C1 बाई आई इंटरेस्ट माइनस ग्रोथ, तो आपका CI इज 20, इंटरेस्ट इज 0.10 और ग्रोथ इज 0.04, करके बताओ कितना हुआ। सर 333.33
333.33 ₹333.33। हाँ ठीक है सर। इसमें एक्चुअली क्या कर दिए कंपनी, जो ये डिविडेंड डिस्काउंट का, ठीक है, मतलब डिविडेंड जो फ्यूचर में मिल रहा है उसको आज में कन्वर्ट करना, जो फ्यूचर में मिल रहा है उसको आज में कन्वर्ट करना, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था ये वाला, ये कॉन्सेप्ट यहीं पर समझाया मैं आपको। फ्यूचर में इतना 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 करके मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ टाइम दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी फ्यूचर में देते रहोगे उसको आज में कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है। ये डिस्काउंट, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग भी करके आए हो आप लोग, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या अप्रोच लिया जा रहा है, ठीक है। फाइनेंस ना बहुत सिंपल अप्रोच को यूज करके कॉम्प्लेक्स मैटर को भी सॉल्व कर देता है। तो आपका स्टॉक का प्राइस है 333.33, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वाइल यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में स्टॉक कितना का चल रहा है, 350 का, 350 सिंस P0 मतलब करेंट प्राइस ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, सो स्टॉक क्या चल रहा है, स्टॉक इज ट्रेडिंग रिच, महंगा है सर, ओवर प्राइस्ड है। इन्वेस्टर शुड गो शॉर्ट। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मार्केट में ऐसे भी शेयर होते हैं जो ओवर प्राइस्ड होते हैं, लेकिन बिजनेस में इतना दम होता है ना कंपनी का, अगर बिजनेस में बहुत ग्रोथ है तो फिर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, वो वैल्यूएशन टेक्निक देखना पड़ता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सारा मैटर है। ये एक तरीका समझ के ये मत सोच लेना कि मैंने शेयर का वैल्यूएशन करना सीख गया। स्टॉक बिजनेस के कैटेगरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब क्या है, डिविडेंड देने वाला कंपनी का मैटर है ये सब किसका है, जैसे आईटीसी, कोल इंडिया, ओएनजीसी, इस तरह का कंपनी, ठीक है। ये सब कंपनी को आप इस तरह से फील कर सकते हो कि भाई अच्छा बिजनेस में भी ग्रोथ नहीं है, पैसा अच्छा खासा है बिजनेस का, स्टेबल प्रॉफिट जनरेट करते हैं, अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देता रहता है। अब ऐसे स्टॉक के केस में ऐसा फील कर सकते, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हो। लेकिन अगर बिजनेस में बहुत दम है, फ्यूचर में बहुत ग्रोथ है, ठीक है, जैसे अदानी विल्मर, पेटीएम, पराग, क्या बोलते हैं उसको, परास डिफेंस, ठीक है, जो बिजनेस बहुत दमदार हो सकता है, कैम्स, ठीक है, बहुत सारे और भी है, मैं नाम गिना नहीं सकते भी, ठीक है। अगर ऐसे स्टॉक है तो मे बी आपका ये तरीका, वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसका हाई दिखेगा आपको, मतलब करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत हाई है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है, बिकॉज बिजनेस में ग्रोथ है। तो तरीका होता है, समझ होता है, मैच्योरिटी होता है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है, सब चीज मैटर करता है, बट ये एक क्राइटेरिया है डिविडेंड के तौर से कि स्टॉक का दाम सही है कि नहीं है। तो वेरी इंटरेस्टिंग तरीका, आगे आगे आपको ऐसे और भी तरीका समझाएंगे। अच्छा, इन्वेस्टर क्या करेगा, शॉर्ट सेल कर दो, इन्वेस्ट करेंगे। डोंट इन्वेस्ट, गो शॉर्ट, मतलब अभी नहीं देखो, ठीक है, या फिर शॉर्टिंग भी होता है जो थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किया जा सकता है। आप तो बेसिकली आप ये सोचो कि इसका प्राइस नीचे गिरेगा, 350 चल रहा है तो 333 में आएगा, इसलिए शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट मतलब पहले सेल कर देना, बाद में बाई करना, ये भी एक तरीका होता है, सेल करके बाद में बाई करके भी गेन किया जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील होता है, इक्विटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, सब बहुत सारा टेक्निक है मार्केट में। मैं आपको फाइनेंस का नॉलेज रहने से आपको हर चीज समझ आएगा, इतना बेसिक बात है। इफ यू नो द फाइनेंस देन यू कैन कनेक्ट टेक्निकल एनालिसिस, यू कैन कनेक्ट फंडामेंटल। तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट का या कैपिटल मार्केट का सबसे बड़ा हार्ट है। और साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इक्विटी डेरिवेटिव, एवरीथिंग, आप हर चीज में, इवन करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, हर चीज समझ सकते हो। इवन प्रॉपर्टी, ये जो मैं टेक्निक आपको सिखाया, मैं नेक्स्ट दिन आपको बताऊंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्निक है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं ना सर, अरे ऐसे वो मेरा सिलेबस के अंदर नहीं है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, बट क्योंकि बात चलेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आप प्रॉपर्टी का वैल्यू सही दाम क्या है वो भी आप तरीका समझ सकते हो, सिमिलर काइंड ऑफ तरीके से, ऑलमोस्ट इसी तरह का है, ठीक है, कि सर इस प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू होना चाहिए। इसको फाइंड आउट करने का बहुत सारा तरीका है। एक तरीका होता है रेंट के थ्रू से, ठीक है, कि उस एरिया में क्या रेंट चलता है, उसके बेसिस में आप प्रॉपर्टी का वैल्यू लगा सकते हो। आगे बताऊंगा सर, ठीक है। ये सब थोड़ा सा मतलब आपके मन में थोड़ा सा सवाल पैदा कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपको इच्छा है जानने का मेरे को याद दिलाइएगा, ठीक है। तो फाइनेंस का नॉलेज लेते जाओ,
और अपना ग्रोथ बनाते जाओ, इतना ही बोलूंगा सर। बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में जारी रहेगा। एक न्यू चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे। आपको टीवीएम का होमवर्क दिया जाएगा, आप लोग प्लीज उसको घर पे सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व करते रहेंगे तो आपका फाइनेंस स्ट्रांग होता जाएगा और आगे आगे जो भी चर्चा रहेगा आप लोग एकदम सुपर डुपर एक्सपर्ट बन जाओगे। सीरियसली सर, जितना बोल रहे करो ना सर, करोगे तो आप लोग भी अच्छा रिजल्ट करोगे, टॉपर बनोगे, मेरा भी यही इच्छा है। बस आगे ठीक है सर, आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। স্যার বলছি পারপিচুইটির এই জায়গাটা একটু দেখাবেন, লেখা একটু বাকি আছে। এক সেকেন্ড দাঁড়া, কোন জায়গাটা? স্যার ওই পারপিচুইটির যে আপনি ডেফিনেশনটা লেখাচ্ছিলেন। পারপেচুইটি ডেফিনেশন তো কিছু বলিনি, কোশ্চেনের থ্রুতেই বলেছি। শুধু পারপেচুইটি না পারপেচুয়াল গ্রোথ? শুধু পারপিচুইটি স্যার। এই তো খুলেছি, দেখতে পাচ্ছিস? Perpetuity is annuity to calculate continue forever. It is a present value is given by A by R. बाय सर। Okay, okay Ziaul, bye. হয়ে গেছে স্যার। Okay sir. बाय सर। ठीक है सर, okay bye नंदिनी। রাখছি স্যার। हाँ टाटा टाटा। भाई सर हाँ bye।